हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा फ्रॉम अरहम इंस्टीट्यूट। आज अपन इस वीडियो में सीए फाउंडेशन वालों का लॉ का सर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर पढ़ने वाले। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है, बड़ा मजा आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। सर चैप्टर 1 का यूनिट 1 और 2 इंट्रोडक्शन और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये दोनों की वीडियो मैंने डाल दी है। इसके बाद आप क्या देखोगे सर? थ्योरी ऑफ डिमांड देखोगे मेरे साथ। अपन एक एक चीज इकोनॉमिक्स की कवर करते जाएंगे, एक एक चैप्टर साथ में कवर करते जाएंगे। प्रोवाइड आपको सिंपल क्या करना है, मेरे साथ बैठ के पढ़ना है। मैं आपको हर एक चीज आराम से एक्सप्लेन करूंगा, दिमाग में बैठ जाएगी, बट फोकस मेरी तरफ रखना, फ्रेंड्स तक शेयर करना इसको, ताकि हर कोई चैनल को सब्सक्राइब करे, किसी का भी इकोनॉमिक्स ना छूटे। इवन अगर आपको लॉ देखना है तो सर लॉ की पूरी सीरीज मैंने डाल चुकी है, ये इकोनॉमिक्स की सीरीज है, इकोनॉमिक्स की सीरीज है सर। यहां पर मैं पूरा इकोनॉमिक्स कवर करूंगा, आपका A to Z इकोनॉमिक्स प्लस BCK। तो छोड़ना मत कुछ भी, याद रखना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं मत भूलना, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो छूट जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सर बड़ा प्यारा चैप्टर है, सीरियसली बता रहा हूं, सबसे प्यारा चैप्टर है। पर ना कई मतलब पता नहीं कौन क्या इस चैप्टर की बजा देता है, जो स्टूडेंट्स को ये चैप्टर कंझट लगता है। लिटरली बता रहा हूं, ये बहुत ईजी और बहुत मजेदार चैप्टर है। ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा सर। बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे के बताऊंगा, जिससे और अच्छी क्लैरिटी भी होगी और समझ भी आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत इजी और बहुत सिंपल। देखो सर क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग में, एक चीज समझो, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो बता रहा है ये बकवास, आप छोड़ो ये सब चीज, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। सर मार्केट में कोई भी इंसान अगर काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसे ये समझना पड़ेगा मार्केट में किस चीज की डिमांड है और कैसी डिमांड है। क्योंकि देखो सर, अगर आपको मार्केट में बिजनेस करना है या मार्केट में कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले ये समझो लोग क्या चाहते हैं, किस चीज की लोग डिमांड कर रहे हैं। एक एग्जांपल समझो भैया, मार्केट में कोई मेरे को बोलेगा कि एसयूवी गाड़ी चाहिए, और मैं अगर सिडन क्लास गाड़ी बनाऊंगा तो समझ लो मेरी कंपनी खत्म, मैं मार्केट से बाहर खत्म हो जाऊंगा। सर क्यों? लोग क्या चाहते हैं और मैं क्या कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है सर समझना। आपको लग रहा होगा ये बहुत छोटी बात है, नहीं सर। आप बड़े लेवल के बिजनेस में सोचो, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ये गलती कर जाते हैं कि सर मार्केट में क्या चाहिए और क्या वो कर रहे हैं। सर इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल नोकिया है सर। नोकिया, पूरी दुनिया एंड्रॉइड एक्सेप्ट कर रही थी, नोकिया बोले अपन एंड्रॉइड चलाएंगे नहीं, अपना तो जो सिम्बियन चल रहा है वही चलेगा, तो बाहर हो गया मार्केट से नोकिया। अब वापस आया है, पर एक बार तो बाहर हो गया ना मार्केट से, ये समझो सर। तो डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, डिमांड और सप्लाई समझना मार्केट से रिलेटेड। अगर आप इसको समझते हो तो समझो आधी दुनिया आप मार्केट की समझने लगते हो, चीजें आप उसके हिसाब से अपने बिजनेस को वैसे चलाने लगते हो, अपने बिजनेस को वैसे काम करने लगते हो, पॉलिसीज बनाते हो, ऑब्जेक्टिव बनाते हो, वैसा विजन रखते हो। तो सर आपको ये बहुत समझना पड़ेगा। जो आज आप इंडिया में इतने नए नए स्टार्टअप्स देखते हो ना सर, स्टार्टअप्स आते कहां से सर? डिमांड से। मान लो किसी को कोई दिक्कत है, कोई चीज की डिमांड कर रहा है, वही तो स्टार्टअप है सर। स्टार्टअप कोई अलग नहीं होता। लोग पूछते हैं वैसे सर स्टार्टअप क्या होता है? अरे भाई स्टार्टअप कुछ नहीं है भाई। लोगों को यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने में दिक्कत हो रही थी, तो एक आदमी ने सोचा भैया दिक्कत हो रही है तो कैसे किया जाए, ओला और उबर आए सर। यही तो स्टार्टअप है। स्टार्टअप कोई अलग चीज नहीं होती सर। डिमांड समझना, आपको समझना पड़ेगा मार्केट में किस चीज की डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं। समझ आया? ये बेसिक था, ये मैंने आपका एक ओवरऑल माइंड में पिक्चर क्लैरिटी डेवलप करी। अब अपन चालू करते हैं सर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर ये क्या शुरू की चीजें हमें पढ़ना है? नहीं सर, आप मत पढ़ो ये सब चीजें। और सर मीनिंग ऑफ डिमांड में, सर डिमांड वर्ड का मतलब सर इकोनॉमिक सेंस में, मतलब इकोनॉमी जो अपन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से डिमांड की डेफिनेशन में 3 बातें सर। देखो सर, डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड विलिंगनेस। डिजायर इच्छा होना चाहिए, मीन्स टू परचेज पैसा होना चाहिए सर। मीन्स टू परचेज भैया, मीन्स टू परचेज मतलब कोई भी चीज खरीदने की औकात, काबिलियत, मीन्स टू परचेज। ठीक, परचेजिंग पावर। और विलिंगनेस, विलिंगनेस और डिजायर आसपास चलते सर, विलिंगनेस और डिजायर आसपास चलते हैं। तो सर अगर डिमांड की डेफिनेशन में ये 3 बातें सैटिस्फाई होती है तभी उसे डिमांड कहा जाएगा, अदरवाइज ये डिमांड नहीं कहलाएगा। सर कोई एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल है। मान लो मेरे को मर्सिडीज कार लेना है, ध्यान से सुनना सर। मेरी डिजायर है, विलिंगनेस है मर्सिडीज लेने की, पर औकात नहीं है, तो सर वो डिमांड नहीं होगी, वो कभी डिमांड नहीं होगी सर। औकात ही नहीं है, सॉरी औकात ही नहीं है तो वो डिमांड कैसे हुई? मान लो मेरी औकात है मर्सिडीज लेने की, पर मेरे को लेना ही नहीं है मर्सिडीज, ना मेरी डिजायर है ना मेरी विलिंगनेस है, तो क्या वो डिमांड होगी? नहीं सर। तो कभी भी कोई आपसे पूछे डिमांड क्या होता है, तो बोला भाई ये 3 बातें होती है ना तभी डिमांड होता है, 3 में से एक भी बातें रह गई ना तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। समझ आया? बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार और इजी चैप्टर है सर। एकदम आराम से एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सिर्फ ध्यान से सुनते रहो तो समझ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखो सर, 2 थिंग्स टू बी नोटेड डाउन अबाउट द क्वांटिटी डिमांड। कितना आप क्वांटिटी ले रहे हो उसके ऊपर 2 बातें सर। देखो सर, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। भैया अगर ये पेन है
ये पेन की प्राइस अगर 10 रुपए है तो इस 10 रुपए में ये पेन को 10 रुपए में कितने लोग खरीदना चाहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। इस पेन की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10 रुपए की पेन कितनी क्वांटिटी बिकने वाली है, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। दो फैक्टर्स है, ठीक है। एट डिफरेंट प्राइस डिफरेंट क्वांटिटीज, हो सकता है डिफरेंट प्राइस भी हो और डिफरेंट क्वांटिटीज भी हो सकता है बहुत सारी अलग अलग पेन हो, अलग अलग रेट की हो और हर पेन की अलग अलग डिमांड हो, दैट इज नोन एज क्वांटिटी डिमांडेड। सर क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो क्यों बोला जाता है सर, ये देखो सर, कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है उसके दुकान में कितना माल जा रहा है आ रहा है, वो साल के बीच में पता नहीं करता सर, साल के शुरू में उसे पता होता है और साल के एंड में जब वो अपने अकाउंट्स को क्लोज करता है तब उसे पता होता है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो कंसेप्ट, जो सर चलता रहता है। साल के एंड में हम चेक करते हैं भैया कितना स्टॉक बचा कितना नहीं बचा, फ्लो कंसेप्ट। फ्लो मतलब कोई भी चीज जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं गिन सकते, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है सर। जिसका बेस्ट एग्जांपल है सर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई भी आइटम क्या होता है, बैलेंस शीट एज ऑन लिखते हो ना, एज ऑन मतलब 31 मार्च को हमारी क्या हालत और औकात थी, हमारी एसेट और लाइबिलिटी क्या थी, एज ऑन, दैट इज सर ये क्या होता है, एज ऑन। ये पूरा फ्लो कंसेप्ट है सर। क्यों, क्योंकि भैया आप बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हो, आपको नहीं पता चलेगा 2 महीने बाद वो 10 लाख का कितना हुआ, पर साल के एंड में जरूर पता चल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसको काउंट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फ्लो कंसेप्ट। याद रखना सर, फ्लो कंसेप्ट ये बेसिकली 12 से रिलेटेड रहता है, बट स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं सर फ्लो क्या होता है, फ्लो क्या बहना, नहीं भाई बहना नहीं, बट वो चीज जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आज बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाया तो आज वो अगले दिन वो कितना हो जाएगा ये नहीं पता, बट जब मैं बैलेंस शीट एट द एंड बनाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा, दैट इज फ्लो कंसेप्ट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है सर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ आया फ्लो कंसेप्ट, बहुत सिंपल है सर। उसके बाद देखो सर, देखो इन शॉर्ट भी आपको बता रहा है सर डिमांड मतलब, बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी और अ सर्विस व्हिच कंज्यूमर वुड बाय इन वन मार्केट गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस, वेरियस इनकम्स, बहुत सारी चीजें आएगी, अपन नीचे पढ़ेंगे ये सब चीजें। अब देखो व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, डिटरमाइंस इसको क्या भी बोला जाता है सर, इसको फैक्टर्स भी बोला जाता है। ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हो, बहुत प्यारे, बहुत सिंपल, मजा आएगा सर, बहुत मजा आने वाला, ध्यान से सुनना सर। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सबसे पहला दिया हुआ है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गुड्स की प्राइस क्या है सर। इंडिया में क्या होता है, एक सिंपल बेसिक कंसेप्ट, हम इंडिया के हिसाब से सोचते हैं आराम से, अगर कोई भी चीज की रेट ज्यादा होती है ना, प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। सर आप तो इनवर्स रिलेशन की बात कर रहे हो सर, दोनों ऊपर नीचे चल रहे हैं, एक प्राइस बढ़ी तो डिमांड गिर गई, प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ गई। सर ऐसा क्यों होता है, देखो सर एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है। देखो मॉल में जब नए नए फ्रेश न्यू अराइवल्स आते हैं उनकी प्राइस ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, जैसे ही उनमें डिस्काउंट्स लगते हैं वो प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इंडिया में यही कंसेप्ट चलता है सर, आप कहीं पर भी जाके देख लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ये है, बट मैक्सिमम जगह ये है, कुछ इसके एक्सेप्शन भी, वो अपन नीचे पढ़ लेंगे, बट बेसिक ये समझो कि सर किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, ध्यान रखना सर। उसके बाद अगला दिया हुआ है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अरे भैया इसमें दो चीजें आती है सर, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट। सर सब्सटीट्यूट क्या होता है, एक के बदले दूसरा। सर कोई एग्जांपल, बहुत एग्जांपल है सर, आप क्रिकेट फुटबॉल ये सब जगह देखते हो कि अगर कोई प्लेयर रिटायर हो जाए या कोई प्लेयर को इंजरी हो जाए तो उसको दूसरा प्लेयर क्या करता है, रिप्लेस करता है, जो वो दूसरा प्लेयर रिप्लेस करता है उसको बोला जाता है सब्सटीट्यूट, एक के बदले दूसरा, एक के बदले दूसरा, सब्सटीट्यूट। सर इसका और भी कोई एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल है यार, चाय और कॉफी ले लो, चाय और कॉफी इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है सर। चाय और कॉफी एक दूसरे के बहुत प्यारे सब्सटीट्यूट है, बहुत प्यारे। देखो ध्यान से सुनना, एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूं सर, ये आपको समझ आएगा सर। क्या सर सब्सटीट्यूट होने से भी फर्क पड़ता है, यस सर डिमांड में फर्क पड़ता है। देखो मान लो चाय 10 रुपए की बिक रही है, कॉफी 20 रुपए की है, ठीक है, मान लो चाय 10 रुपए की है, कॉफी 20 रुपए की है, तो सर अभी तो चाय सस्ती है तो चाय की डिमांड ज्यादा होगी। अब मान लो यही चाय 10 रुपए से 25 रुपए हो गई, तो होगा ये कि सर चाय की प्राइस बढ़ गई, कितनी बढ़ गई सर, 10 से हो गई 25, कॉफी कितने रुपए में थी, 20 रुपए में, तो सर जितने लोग अब चाय पी रहे थे वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी की तरफ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्सटीट्यूट। तो हमने ये सीखा सर, अगर एक गुड्स की प्राइस बढ़ती है, सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में एक गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है। सर आपने चाय की प्राइस बढ़ाई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई सर, क्योंकि चाय जो है वो कॉफी से ज्यादा महंगी हो गई, तो चाय वाले लोग किधर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफी में। समझ आया, बहुत सिंपल, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। इसमें दूसरा है सर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सर, जो साथ साथ चलते हैं। सर एक आध एग्जांपल, पेन और रिफिल ले लो,
ठीक है, कार और पेट्रोल ले लो सर, कार है तो पेट्रोल की डिमांड है और पेट्रोल है तो कार की डिमांड है, पेन है तो रिफिल की डिमांड है, रिफिल है तो पेन की डिमांड है, दोनों साथ साथ चलते सर। अब एक बात समझो, कोई भी पेन है अगर वो महंगी हो गई, अगर मान लो कोई पेन थी जो 10 रुपए की थी 100 रुपए की हो गई, तो सर क्या लगता है आपको, लोग उसकी रिफिल लेंगे? नहीं सर, लोग उस पेन को ही लेना छोड़ देंगे, तो रिफिल तो बहुत दूर की बात है सर। तो पेन की अगर प्राइस बढ़ गई तो रिफिल की डिमांड गिर जाएगी। अच्छा सर, सब्सटीट्यूट के गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन था? हाँ सर, अगर चाय की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती थी, पॉजिटिव रिलेशन। सर क्या कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव है? यस सर, अगर मान लो पेन की प्राइस बढ़ भी गई तो पेन की रिफिल की डिमांड कम हो जाएगी सर, क्योंकि लोग वो पेन लेना छोड़ देंगे, महंगी हो गई है सर। आ रहा है समझ? पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी सर, लोग डीजल में शिफ्ट हो जाएंगे, ईवी में चले जाएंगे। समझ आ रहा है? ये बहुत सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आराम से समझ आएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। आराम से सुनते रहो यार, बहुत मजेदार टॉपिक है। ऐसा है कि लोग इसको सही बता रहा हूँ, ढंग से समझो तो बड़ा मजा आता है सर। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब इनकम की बात हो रही सर, इनकम औकात की बात सर, औकात, इस पे भी दो बातें सर, दो टाइप के गुड्स होते हैं सर, ध्यान से सुनना सर। एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स। ध्यान से सुनना सर, नॉर्मल गुड्स क्या होता है, जो आप हम सब कंज्यूम करते हैं सर। इंफीरियर गुड्स क्या होता है सर, वो जो 2 रुपए किलो वाला चावल, 1 रुपए किलो वाला दाल, जो बहुत ही लोअर लेवल और लोअर क्वालिटी का होता है, जिसको नॉर्मली लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, जो बेसिकली लोअर क्लास लोग या मिडिल भी नहीं बोल सकते, लोअर से भी लोअर क्लास लोग होते हैं जो वो कंज्यूम करते हैं, दैट इज नोन एज इंफीरियर गुड्स। तो ध्यान से सुनो सर, दो टाइप के गुड्स बात किया मैंने, एक नॉर्मल और एक इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स क्या होता है सर, जो आप और हम सब नॉर्मली कंज्यूम करते हैं। इंफीरियर बहुत ही लोअर लेवल, बहुत लो क्वालिटी के गुड्स सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, अगर मेरी इनकम बढ़ गई, मान लो मेरी इनकम बढ़ गई, मेरे पास पैसे बहुत आ रहे, तो सर मैं नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। अगर मेरी इनकम बढ़ गई सर, मान लो अगर मेरी इनकम बहुत बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा दूंगा सर। क्यों? मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं और नॉर्मल गुड्स, अच्छे गुड्स लेना पसंद करता हूं, तो डिमांड बढ़ा देता हूं सर। पर अगर यही बोलोगे सर, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, एक किसान था जो 2 रुपए किलो चावल और 1 रुपए किलो दाल खाता था सर, और मान लो अगर उसकी लॉटरी लग गई और 1 करोड़ रुपए वो कमा लिया, तो सर आपको क्या लगता है, अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो क्या अभी भी वो 2 रुपए किलो चावल खाएगा? नहीं सर, इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। तो सिंपल हमने क्या समझा सर, अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, पॉजिटिव रिलेशन। सर इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है सर। क्यों? इंफीरियर लोअर लेवल के, लोअर क्वालिटी के गुड्स है यार, कौन पसंद करता है, डिमांड कम हो जाती है सर। अगर इनकम कम हो गई तो फिर इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि भाई अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो भाई जो भी है, कम से कम जैसा भी हो, इंफीरियर हो, आदमी खा के जिंदा रहने की तो कोशिश करेगा। आया समझ? ये था डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर सर, बहुत इजी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनते रहो, बहुत आराम से समझ आ जाएगा सर। उसके बाद अगला दिया हुआ है सर, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। सर क्या इंडिया में टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस से फर्क पड़ता है? भाई भयानक पड़ता है। इंडिया में टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस का तो बहुत बड़ा झोल है। जहां लोगों को कोई चीज टेस्ट लगी, जहां लोगों को कोई चीज प्रिफर्ड हुई, कोई चीज पसंद आ गई, तो सर उसकी डिमांड हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी डिमांड क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है। देखो सर, इसमें 2-3 चीजें हमें समझना है सर। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक होता है बैंडवैगन इफेक्ट, एक होता है वेबलिन इफेक्ट एंड स्नॉब इफेक्ट। बहुत सिंपल है सर। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब क्या होता है भैया, जब आप मॉल वगैरह जाते हो तो बाहर कपड़े लगे हुए होते हैं, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखवाते हैं कि भैया देखो हमारे पास ये अच्छी वैरायटी, ये अच्छे क्वालिटी, ये अच्छे रेंज के कपड़े। अब होता क्या है डेमोन्स्ट्रेशन, लोग देखते हैं, अरे यार क्या दिख रहा है भाई, चल ले लेते इसको। ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन, आपके दिमाग में डेमोन्स्ट्रेट करके आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर देते, भाई तेको ये खरीदना है, भाई तेको ये खरीदना है। अच्छा, अगर आपने एक बात नोटिस करी तो ये लोग जानबूझ के प्राइस टैग भी लगाते हैं। क्यों? अरे यार इतने सस्ते में ये मिल रहा है यार, मस्त लग रहा है भाई, ले लेते हैं इसको। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, सजाते हैं, दिखाते हैं, उससे क्या होता है मार्केट में डिमांड जनरेट होगी। अरे भैया आप अंदर अलमारी के अंदर रखोगे, तिजोरी में रखोगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा आप क्या बेच रहे हो, और जब तक लोग देखेंगे नहीं उसको लेंगे कैसे? तो लोग इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं सर। इसका तो मार्केट में लाइव एग्जांपल, कहीं भी चले जाओ सर, कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ, मार्केट में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो जबरदस्त होता है। उसके बाद अगला देखो सर, बैंडवैगन इफेक्ट। अरे ये बड़ा खतरनाक है यार। देखो, bandwagon effect refers to the extent to which the demand for a commodity is increased due to the fact that the other are also consuming the same commodity। इंडिया में ये होता है सर बैंडवैगन। अरे भाई उसके पास है मेरे को भी चाहिए, इंडिया में ये बहुत लोग करते हैं। अरे भैया उसके पास है मेरे को भी ये चाहिए। गर्ल्स में कई बार, कोई मतलब किसी से ऑफेंस नहीं है, कोई गलत मत ले लेना, बट कई बार गर्ल्स में होता है, अरे यार क्या टॉप ली यार, कहाँ से ली, चल मैं भी वहीं से लूँ। बैंडवैगन इफेक्ट
उसके पास क्या है, उसके कारण मैं डिमांड करना, मेरे को जरूरत की बात ही नहीं है, मेरी क्या जरूरत है वो तो बात का मैटर है भैया, उसके पास क्या है उसको देख के मैं डिमांड क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट। अगला देखो सर स्नूप इफेक्ट, प्लीज ध्यान दो, बहुत मजेदार है। We refers to the extent to which the demand for a consumer goods is decreased owing to the fact that the others are consuming the same commodity। सर मार्केट में ये भी बहुत होता है स्नॉब इफेक्ट। सर कैसे? अरे यार जिसके हाथ में देख, सबके हाथ में आईफोन 12 है, नहीं लेना है भाई, अब आईफोन 13 आएगा तो लूंगा। स्नॉब इफेक्ट सर क्या होता है, जहां पर कोई चीज हम लोगों के पास ज्यादा देख ले, कॉमन हो जाए, तो कई लोग क्या होता है, अरे नहीं यार ये बहुत कॉमन है, सबके पास दिख रहा है, नहीं 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 कुछ नया लेंगे, नहीं लेते इसको, तो इससे क्या होता है डिमांड कम हो जाती है। स्नॉब इफेक्ट, लोगों के कोई दूसरे के पास देख लेते हैं, ये भी मार्केट में आप इंडिया में बहुत देख लोगे सर, स्नॉब इफेक्ट बहुत देखोगे इंडिया में, ये बहुत कॉमन है सर, कि अरे भाई उसके पास भी नहीं, मैं नहीं लूंगा। और जनरली नॉट ऑफेंसिव बट जनरली गर्ल्स में देखना, अगर उसके पास वो टॉप है तो वो लड़की दोबारा वो टॉप लेगी नहीं, सेम तो कभी नहीं लेगी, बहुत रेयर केस चांसेस है कि कोई गर्ल ऐसा हो कि सेम चीज ले ले, बहुत कम चांसेस है, मेरे हिसाब से तो नहीं लेगी। ठीक है, स्नॉब इफेक्ट ये बहुत ज्यादा मार्केट में कॉमन है, आया समझ, ये बहुत सिंपल है। अच्छा एक और बचा है सर वेबलिन इफेक्ट, बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना, ये भी मजेदार है। हाई प्राइस गुड्स आर कंज्यूम बाय स्टेटस, अरे भैया कई लोग पैसे वाले लोग, अब मेरी बात सुनना, बहुत पैसे वाले लोग, अब वो लोगों को ढंग से एंड्रॉइड फोन भी चलाना नहीं आता, पर लेना अपने को क्या है, आईफोन, क्यों, स्टेटस सिंबल भैया, स्टेटस सिंबल अपने को चाहिए, क्योंकि देख के लगना चाहिए अरे रईस है और पैसा है। ये लोग सर, ये लोग क्या होता है, जबरदस्ती किसी भी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो उसकी और डिमांड करते हैं, क्यों, बेहिसाब पैसा है। वेबलिन इफेक्ट इंडिया में ये भी बहुत होता है, आप देखोगे तो इंडिया में बहुत, अरे भैया अपन पैसे वाले, अपने को ज्वेलरी, अपने को सोना चांदी ये पहनना है, दिखाना है भाई। हाई प्राइस गुड्स आर कंज्यूम बाय स्टेटस, ये लोगों का स्टेटस के कारण लोग हाई प्राइस गुड्स को खरीद लेते हैं। भैया अपन अमीर है, अगर अपन के पास पैसा है तो ब्रांडेड के नीचे नहीं उतरेंगे, हाई प्राइस गुड्स, वेबलिन इफेक्ट, समझ आया, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, आराम से। अगला देखो सर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, अरे ये तो बहुत मजेदार है, मैं आपको बोल दूं भाई, आज पेट्रोल 100 रुपए, कल पेट्रोल अगर 200 रुपए होने वाला है, तो इंडिया में देखो फिर आज जो डिमांड है वो भकाभक बढ़ जाएगी सर, क्यों, अबे पूरे लोग टूट पड़ेंगे आज ही, क्या बोलते, क्या लेने के लिए भैया, पेट्रोल लेने के लिए, क्यों, कल 200 रुपए होने वाला है। इंडिया में मैं तो 100 का 200 किया था ना, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 का इधर 105 भी बोल दिया ना, 5 रुपए, तो आज ही लोग रातों रात जाके ना पेट्रोल पंप में लाइन लगवा के पेट्रोल भरवा देंगे, यही चीज है सर, ये होता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। मेरे को लग रहा है कल प्राइस बढ़ने वाली है, आज ही खरीद ले भाई, और मेरे को लग रहा है अरे यार कल तो पेट्रोल 90 रुपए होने वाले है, ओ भाई आज नहीं भरवाएंगे, कई भरवाएंगे, आज एक दिन घर में रह जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम लेंगे। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इसका भी मार्केट में बहुत फर्क है सर, या आप आसपास अपने बहुत चीजें देख सकते हो सर। उसके बाद अदर फैक्टर्स में देखो सर, सबसे पहले दिया हुआ साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ओ भाई इसका तो लाइव एग्जांपल सर चाइना इंडिया ले लो, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण डिमांड भी ज्यादा है। भैया इंडिया में यूएस की पॉपुलेशन 35 करोड़, 35 करोड़, कितना आईफोन खरीद लेंगे भाई, इंडिया की पॉपुलेशन समझ लो 142 करोड़, और है भी 140 है, 142 करोड़ है। अब आप हमारा सोचो सर, वो हमारे आसपास भी नहीं लगते, हम उनसे 4 गुना बैठे हुए, वो हमारे आसपास भी नहीं लगते, तो हम उनसे 4 गुना ज्यादा आईफोन खरीद सकते हैं सर, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अगला है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इससे बहुत फर्क पड़ता है सर। इंडिया युद्ध का देश है, युद्ध मतलब सर यहाँ पर आपको देखना बेसिकली 18 से 44 या 50 के बीच के लोग ज्यादा है सर, तो जहां पर युद्ध ज्यादा होता है सर, वहां पर सर कंज्यूमेबल गुड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उससे भी डिमांड क्रिएट होती है सर। युद्ध कहां पर है, किस टाइप की पॉपुलेशन है, किस टाइप के लोग हैं, उससे भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। अगला देखो सर द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ओ भाई अगर लोगों के पास पैसा बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके पास भयानक पैसा और बराबरी से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो याद रखना डिमांड ज्यादा है। बट अगर लोगों के पास बराबरी से पैसा नहीं है, तो याद रखना सर डिमांड कम है, क्योंकि अगर एक ही आदमी के पास पूरा पैसा है तो वो अकेले क्या क्या कर लेगा भाई, कितना खरीद लेगा, कितना खा लेगा। बट अगर पैसा सबके पास बराबरी से बटा हुआ है तो सबको डिमांड कर सकते हैं, और अगर सब डिमांड कर सकते हैं तो फिर तो बेहतरीन सर, हमारी बढ़ जाएगी डिमांड। अगला देखो सर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी इंटरेस्ट रेट, ओ भाई इसने तो मार्केट में धूम मचा के रखा है, वो 0% में फाइनेंस होता है ना सर। आप पहले क्या होता था, एक आदमी जो 15,000 रुपए कमाता था वो भी आईफोन नहीं ले पाता था, क्योंकि आईफोन होते थे 40, 45, 60,000 के, जनरली 60,000 से स्टार्ट होते थे। अब वो आदमी जो 15,000 कमाता था वो 60,000 का फोन कैसे ले, उसके तो 4 महीने की सैलरी। बेसिकली आजकल क्या हो गया, ईएमआई बेसिस पे होता है, 0% फाइनेंस हो रहा है, ओ भाई अब तो क्या है, 15,000 वाला हो, इवन 10,000 वाला हो, वो भी आईफोन ले सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी सर, क्या इसके कारण भी डिमांड बहुत बढ़ गई है? यस सर, इसके कारण बहुत डिमांड बढ़ गई। आज लोग महंगी से महंगी टीवी भी ईएमआई पे ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं, कंप्यूटर्स ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं। ये तो आप मेरे से ज्यादा अपने आसपास देखोगे तो समझ जाओगे। अगला देखो सर गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, सर क्या इस पे फर्क पड़ता है? हाँ भाई हाँ,
क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रेगुलेशन से भी डिमांड में फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मान लो गवर्नमेंट कोई चीज है जो लग रहा है गवर्नमेंट, जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ सर, लग्जरी गुड्स है, गवर्नमेंट बोलती है 10 लाख से ऊपर की कार है तो उस पर जीएसटी ज्यादा होगा। फिर गवर्नमेंट बोलती है कोई ऐसा मोबाइल है जो क्या बोलते हैं 20-25-30 हजार के ऊपर है तो उस पर क्या बोलते हैं जीएसटी ज्यादा होगा। क्यों सर? गवर्नमेंट जानती है ये सब बहुत महंगी महंगी चीजें है भैया, तो इनका प्राइस और बढ़ाना चाहती है ताकि डिमांड कम हो। समझ आ रहा है? गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन, इससे बहुत फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट किस चीज को इन्फ्लेट करना चाहती है, महंगाई किस में ज्यादा रखना चाहती है, किसकी क्या प्राइस सेट करना चाहती है, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है सर, बहुत फर्क पड़ने वाला है, बहुत फर्क पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन से। आया समझ? देखो सर, उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है सर, डिमांड फंक्शन। क्या होता है डिमांड फंक्शन? बहुत सिंपल है सर, ये देखो, ये फंक्शन याद रखना है सर, ये एग्जाम के लिए याद रखना है। डिमांड फंक्शन सिंपल है सर, क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड, पी मतलब प्राइस, ये जो पी दिया हुआ है सर, वाई मतलब इनकम, और ये पी मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ये देखो सर, यही दिया हुआ है, वाई मतलब इनकम और पी मतलब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। सर ये इक्वेशन आपको याद रखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में आ सकती है, बट चांसेस है कि एमसीक्यूज है तो ये इक्वेशन पूछ दे कि सर क्या बोलते हैं डिमांड फंक्शन, डिमांड के फंक्शन में क्या क्या चीजें आती है सर। तो याद रखना, प्राइस ऑफ द गुड्स, इनकम और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, तीन ही चीजें आती है सर। और एफ वर्ड का मतलब होता है फंक्शन। हाँ, नहीं तो कई स्टूडेंट बोले सर बाकी सब तो अच्छा लगा, बस एफ वर्ड का मतलब बता दो। एफ वर्ड का मतलब फंक्शन, ठीक है, सिंपल है सर। उसके बाद आगे देखो सर क्या दिया हुआ है, अरे अभी बहुत सारी चीजें बहुत मजेदार है, इधर ध्यान दो सर। अगला दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड। सर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? बहुत सिंपल सर, एकदम सिंपल सिंपल आसान भाषा में बताता हूँ, उसके बाद पढ़ के भी देख लेंगे। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है सर, अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ेगी। वाह सर, आप तो ये पहले भी सिखाए थे, यही चीज तो हमें पहले ही पता थी। अरे भाई सुन तो ले, प्राइस बढ़ी डिमांड गिरी, प्राइस गिरी डिमांड बढ़ी। इंपॉर्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। सर ये अदर थिंग क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना। अदर थिंग क्या होता है? जितने भी अपन फैक्टर्स पढ़ के आए, और ये सर कौन सा फैक्टर पढ़े भाई? अभी तो पढ़े प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आए सब के सब क्या होंगे? कांस्टेंट। सर कांस्टेंट वर्ड का मतलब एक बार बताओगे क्या? कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है जो चेंज नहीं होंगे। कांस्टेंट वर्ड का मतलब जो चेंज नहीं होंगे। तो जितने भी डिटर्मिनेंट्स है सब कांस्टेंट होंगे, सिर्फ एक को छोड़ के, एक को छोड़ के सर, प्राइस, एक को छोड़ के प्राइस कांस्टेंट नहीं होगा। आप बोले सर ऐसा क्यों? अरे भाई यही तो बोल रहा हूं, प्राइस बढ़ी, प्राइस को तो चेंज कर दिया ना, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस को तो चेंज करो ना। अब प्राइस ही कांस्टेंट रख देगा तो डिमांड कैसे चेक करूंगा भाई? इसीलिए प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स है सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट। बाकी अपन को एग्जाम पर्पस के लिए प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। सर ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। यही तो बात मैंने बोला आपको सर, जितना ज्यादा क्वांटिटी बेचना है प्राइस क्या करना पड़ेगा? उतना कम रखना पड़ेगा। At which it is offered in order and it may find purchaser, or in other words the amount demanded increases with a fall in price and diminishes with the rise in price। यही तो मैंने आपको सिखाया सर, यही तो डेफिनेशन में आपने आपको सिखाई, कोई अलग चीज थोड़ी है। अच्छा एक वर्ड आता है सर, thus there is an inverse relation। मैंने आपको बताया सर, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, इसको ceteris paribus भी बोलते हैं सर। प्लीज ये वर्ड याद रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है, स्टूडेंट फिर बोलते हैं सर इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या हो रहा है, ये कहां से आया, पूरी बुक में नहीं मिला। तो प्लीज ये याद रखना सर, इसी को ceteris paribus भी बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे, एग्जाम में बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। आगे देखते हैं सर। अच्छा याद रखना सर, बाकी जितने भी फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट। बाकी जितने भी फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट सर, ठीक है? आगे देखो सर, अब ये है डिमांड शेड्यूल। सर ये क्या होता है डिमांड शेड्यूल? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, एक मिनट ध्यान दो, आराम से समझ आएगा। सर शेड्यूल वर्ड का मतलब क्या होता है? टाइम टेबल। जो आप लोग बचपन से बनाए कभी फॉलो नहीं किए, वही होता है शेड्यूल, वही होता है टाइम टेबल। अब देखो सर कैसे कैसे बनाते हैं इसको ध्यान दो। क्या होता है, जनरली स्टूडेंट बोलते हैं अरे सर हम लोग से तो ये शेड्यूल वेड्यूल बनेगा ही नहीं, नंबर नंबर कैसे याद रखेंगे? देखो भाई सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्राइस 1 से 5 हो गई, क्वांटिटी 10 से 5 हो गई। सर थोड़ा कुछ और नंबर लो ना सर, 5 5 सिमिलर हो गए। बोले लो भाई कोई और नंबर ले लेते अपन, चलो कोई और नंबर ले लेते, ठीक है? प्राइस 1 रुपए थी तो क्वांटिटी 10 थी, प्राइस 5 रुपए हो गई तो क्वांटिटी 8 हो गई। दिस इज कॉल्ड सर शेड्यूल। सर ये आपने कैसे बनाया? अरे भाई मन से कोई भी ले ले, कोई भी फिगर्स ले ले, बट याद रखना अगर प्राइस बढ़ाया तो डिमांड गिरा देना, प्राइस गिराया तो डिमांड बढ़ा देना। सर इसको डायग्राम में भी बना के बता पाओगे? लो सर ये देखो, ये देखो सर, प्राइस 1 थी तो क्वांटिटी 10 थी, प्राइस हो गई 5 तो क्वांटिटी हो गई 8। सर क्या यही हमारा डिमांड कर्व है? हाँ भाई यही तेरा डिमांड कर्व। सर
ये तो नीचे जा रहा है। हाँ, आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सर क्या ये लेफ्ट टू राइट भी है? हाँ भाई, ये लेफ्ट से राइट में है। डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है, लेफ्ट टू राइट भी है। सर क्या यही हमारा डिमांड शेड्यूल? यस सर, यही हमारा डिमांड शेड्यूल। क्या यही हमारा डिमांड कर्व होता है? यस सर, यही हमारा डिमांड कर्व होता है। देखो सर, यही तो बोल रहे डिमांड शेड्यूल है, देखो। अच्छा, अब इसमें दो बातें आती है, एक इंडिविजुअल का आता है, ठीक है, और एक मार्केट आता है। मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये देखो। डिमांड कर्व जो होते हैं, ये जो बताया ना पूरा बनाओ ना, कि पूरा टाइम पास है सर, एक बार में वो शॉर्ट पे समझ आ जाता है कि कैसे होना है। अच्छा, डिमांड कर्व ये जो बताया है, ये भी टाइम पास है। मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये सब चीजें टाइम पास है, ये सब हम समझ गए सर। इन सबको वापस मत पढ़ना, टाइम वेस्ट है। देखो सर, दो टाइप के डिमांड कर्व होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ सर, ये देखो, ठीक है। डिमांड कर्व दो टाइप के होते हैं, ध्यान देना। एक होता है इंडिविजुअल, ठीक है, एक होता है मार्केट। सर इंडिविजुअल मतलब एकदम मस्त, याद रखना एकदम मस्त। यहां पर होता है सिंगल बायर। सर इंडिविजुअल मतलब आपने सिंगल बायर क्यों लिखा? अरे भैया, इंडिविजुअल मतलब सिंगल। अच्छा चलो मान लिए सर, बायर क्यों लिख दिए? अरे भाई, डिमांड कौन करेगा? जो खरीदने आया है, इसीलिए तो बायर लिखा हूं। अच्छा, तो सर फिर मार्केट मतलब आप क्या लिखने वाले हो? बहुत सिंपल, मार्केट मतलब टू और मोर बायर। सर आप इसमें टू और मोर बायर क्यों लिखे? भैया मार्केट में एक अकेले आप थोड़ी को, मार्केट में दो लोग हो सकते हैं, दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। अच्छा सर एक चीज बताओ सर, अगर डिमांड शेड्यूल आप ये बनाए हो, ये जो ये जो शेड्यूल बनाए हो सर, ये सिंगल बायर का है कि क्या बोलते हैं, मार्केट का है? इंडिविजुअल का है कि मार्केट का है? भैया ये इंडिविजुअल का है। आप बोलोगे सर ये इंडिविजुअल का है, कैसे पता चला? अरे भैया, एक ही तो क्वांटिटी है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल क्वांटिटी, सिंगल बायर ने एक क्वांटिटी खरीदी। अच्छा सर, अगर मान लो चलो मार्केट बनाना होता तो इसमें क्या करते आप? मैं बोला ये देख ले भाई, मार्केट भी बनाता तो सिंपल है, ये ऐसे, ठीक है। यहां लिखते प्राइस, यहां क्वांटिटी। प्राइस 1 से 5 हो गई, क्वांटिटी 10 से 8 हो गई, पर यहां तक तो इंडिविजुअल होता। फिर ये Q1 यहां डालता मैं Q2, यहां लिखता सर क्वांटिटी 20 से 15 हो गई। आप एक बात नोटिस करो, प्राइस बढ़ा दिया मैंने, देखो प्राइस बढ़ाया है मैंने, पर क्वांटिटी कम कर दिया दोनों जगह। तो मार्केट में सर क्या अंतर आने वाला है? मार्केट में यहाँ टोटल लिख देंगे सर, और टोटल अपन करेंगे इसका 30 और इसका आ गया 23। सर तो इसका शेड्यूल कैसे बनाओ? ये तो शेड्यूल बना दिया आपने, कर कैसे बनाओगे सर? वेरी सिंपल, ये मेरा डिमांड कर, ये प्राइस, और ये क्वांटिटी डिमांडेड। सर प्राइस हो गई मेरी 1 से 5, तो क्वांटिटी हो गई सर 30 से 23। हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई। मार्केट मतलब दो, टू और मोर बायर। सर आप दो ही क्यों लिए? भाई मैं बोला मार्केट में बहुत सारे बायर है, पूरे का लेने बैठा तो ये तो शीट ही खत्म, शीट छोड़ो भाई, रात बीत जाएगी, कितने लोगों का ऐड करूंगा मैं? मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए टू का ऐड करके दिखाया सर। 3 होते तो 3 क्वांटिटी आ जाती, 4 होते तो 4 क्वांटिटी आ जाती। ये समझने के लिए सर कि अगर मार्केट मतलब दो या दो से ज्यादा बायर, समझ आया? इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। पर याद रखना सर, हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेफ्ट टू राइट है, नीचे आता है सर हमारा डिमांड का। देख लो नीचे, देखो प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। चलो देखो सर, ये डिमांड शेड्यूल था, इंडिविजुअल समझाया मैंने आपको, मार्केट समझाया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये देखो मार्केट डिमांड कर्व, ये देखो। अच्छा, ये मार्केट डिमांड कर्व की जो ये है ना इक्वेशन, इसको याद कर लो यार, एग्जाम में नहीं आती, पर आ गई तो आ गई, तो फिर आप मेरे को गाली दोगे कि सर बाकी सब तो समझ आ गया था, ये इक्वेशन आप बोले नहीं थे पढ़ने, हमने पढ़ा ही नहीं। भाई इक्वेशन पढ़ लेना, रीड कर लेना एक बार, जस्ट देख लेना, क्योंकि एक बार चांसेस एग्जाम में आ जाए। नहीं आती है, नहीं आती है, ना पूछा है आज तक, बट अगर आ गई तो रिस्क नहीं लेते भैया अपन। अब देखो सर, रैशनल, रैशनल मतलब क्या समझदारी है लॉ ऑफ डिमांड के पीछे, क्या रीजन है कि मेरा डिमांड कर, जो लॉ ऑफ डिमांड कर है वो मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सर रीजन क्या है? देखो 5 रीजन है, बड़े मजेदार है। 5 रीजन है जिसके कारण मेरा डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट, नीचे आता है सर मेरा डिमांड कर्व। अभी आपको सिखाया सर, ये डिमांड कर्व नीचे आता है। सर क्यों, क्यों नीचे आता है? देखो सर 5 रीजन है, बड़ा मजा आएगा देखना सर। प्राइस इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ अ फॉल इन प्राइस, सबसे पहले दिया हुआ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सर थोड़ा समझाओगे क्या? बहुत सिंपल भाई, देख एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। यहां पर प्राइस दी हुई है टी की, यहां क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है कॉफी की,
अब भाई एक बात सुन, हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि भैया अगर चाय की प्राइस बढ़ती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है। तो देखो भाई, चाय की प्राइस 1 2 5 हो गई तो कॉफी की डिमांड 5 10 और 15 हो गई। वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। चाय की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई, जिसके कारण डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पहला। दूसरा दिया हुआ है इनकम इफेक्ट। सर ये भी थोड़ा बता दो। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। सर हमने क्या सीखा था? सर अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड। सर यहां पर क्या नॉर्मल गुड्स लेना है? यस सर, नॉर्मल गुड्स ही लेना है, इंफीरियर अपन नहीं लेंगे। मैंने बोला था सर अगर इनकम बढ़ती है, ठीक है, अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी सर। अगर मेरी इनकम बढ़ती है, यहां पर प्राइस ले लेंगे क्योंकि गुड्स की प्राइस और इनकम। सर तो क्या अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या बढ़ जाएगी? यस सर, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यही तो सीख के आए हैं अपन। देखो सर, एक ये दिया हुआ है, द इंक्रीज इन डिमांड ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम। जो पैसा आप खर्चा कर सकते हो इज नोन एज इनकम इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, द इनकम कैन बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विद लेसर मनी, और ही कैन बाय मोर ऑफ द सेम क्वांटिटी विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। यही तो मैंने आपको समझाया सर। इन अदर वर्ड, सिंपल में भी दिया हुआ है, एज अ रिजल्ट फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर्स रियल इनकम इंक्रीजेस। भैया अगर किसी 10 रुपए था मेरे जेब में और 10 रुपए की एक 5 स्टार आती थी तो पहले एक ही लेता था। अब वही 5 स्टार 5 रुपए की हो गई तो 2 लेके आऊंगा। वही तो बोल रहा हूँ सर। अगर मेरी इनकम को मान लो इतनी अच्छी और प्राइस कम हो गई तो सर मेरी रियल इनकम, परचेजिंग पावर बढ़ गया। अभी समझाया, 5 स्टार परचेजिंग पावर बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल, ठीक। उसके बाद अगला देखो सर, यूटिलिटी, मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। सर बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। वैसे ये पूरा यूटिलिटी वाला चैप्टर भी है, बट एक बार के लिए देख लो अभी। सर एक बार के लिए समझ लो, यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जिससे हमें कितनी खुशी मिलती है, दैट इज यूटिलिटी। सर मान लो मैं ये 10, ये 1, ये 5, ये 1 5 और 10 यही लिख लेते हैं अपन। यहां लिखेंगे सर यूटिलिटी, यहां लिखेंगे सर क्वांटिटी डिमांडेड। एक बात हमेशा याद रखना सर, जिस भी चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसकी यूटिलिटी कम होगी, ठीक है। जिस भी गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसकी यूटिलिटी कम होगी। तो मान लो अगर भैया आप किसी गुड्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, किसी गुड्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। अब जैसे यहां पर अपन एक्स गुड्स ले लेते हैं, यहां वाई गुड्स ले लेते हैं, 2 गुड्स हो गए। देखो सिंपल, यहां अपन एक्स गुड्स, यहां अपन वाई गुड्स, अपन क्या मेजर कर रहे हैं? यूटिलिटी। तो भैया अगर आप एक्स गुड्स 10 ले रहे हो तो एक्स गुड्स से आपको जो खुशी मिलती है वो कम हो गई है, तो आप किसके तरफ चले जाओगे? वाई की तरफ। पहले 10 और 1 का कॉम्बिनेशन था, ये देखो सर 10 और ये 1। तो सर आपने 10 गुड्स एक्स के लिए थे तो एक्स से आपको सर यूटिलिटी कम हो गई थी क्योंकि आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, तो आप किसके तरफ शिफ्ट हो जाओगे? वाई के तरफ। वाई के गुड्स ज्यादा लोगे तो एक्स के कम करोगे, वाई के ज्यादा लोगे, इसलिए हमारा डिमांड कर कैसा है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सिंपल सी बात है सर। यूटिलिटी, जिस गुड से हमारी यूटिलिटी कम हो जाती है हम उसको छोड़ देते हैं सर, हम दूसरे की तरफ चल जाते हैं, इसलिए हमारा डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ आया? एकदम सिंपल। उसके बाद है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर। अरे ये और मजेदार चीज है, बहुत सिंपल है सर। अगर मार्केट में नए नए कंज्यूमर्स आएंगे तो क्या डिमांड बढ़ जाएगी? भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर मार्केट में बहुत सारे नए नए कंज्यूमर आ गए, भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी क्या? यही दिया हुआ है। अगला दिया हुआ डिफरेंट यूजेस। सर ऐसा कोई गुड्स जिसके बहुत सारे, अरे बहुत प्यारा एग्जांपल मिल्क सर, बहुत प्यारा एग्जांपल है। डिफरेंट यूजेस, अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसके बहुत सारे यूजेस है सर, तो क्या उसकी डिमांड ज्यादा होती है हमेशा? भाई बट ऑब्वियस है, उसकी हमेशा डिमांड ज्यादा होती है। मिल्क बहुत प्यारा एग्जांपल है सर, बहुत ज्यादा यूजेस है मिल्क के, तो क्या उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है? यस सर। आया समझ? यहां तक बैठा दिमाग में? बहुत सिंपल चैप्टर है, इजी है, एकदम आराम से ध्यान से सुनो, मेरे साथ बैठे रहो तो आराम से चीजें समझ आ जाएगी, मस्त रिवाइज हो जाएगा, पूरा फटाफट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या पढ़ना है? एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। सर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, क्या क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। यहां तक समझ आया? चलो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या एक्सेप्शन है? सर हमने नॉर्मली क्या सीखा? अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरती है, प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है। अब इसमें क्या है? एक्सेप्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, ध्यान से सुनना सर, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, प्राइस गिरती है तो डिमांड भी गिरती है। सर इसका आप एक बार कर्व बना के दिखाओगे? वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। देखो कैसे होगा सर, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। सर ये एक्सेप्शन है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्या बोलता है? सर अगर प्राइस बढ़ती है, यहां पर होती है प्राइस,
यहाँ होती है क्वांटिटी डिमांडेड। सर अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस गिरेगी तो डिमांड भी गिरेगी। देखो सर इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक्सेप्शन में सबसे पहला बहुत सिंपल है, बड़ा मजा आएगा, सिंपल है, ध्यान से सुनना। कॉन्स्पिशियस गुड्स, ऐसे गुड्स सर जो प्रेस्टिजियस होते हैं। सर एक आध एग्जाम्पल, सर सोना चांदी हीरा ये सब जो होते हैं ना सर, डायमंड वगैरह, ये सब कॉन्स्पिशियस गुड्स है सर। ये सब ऐसे गुड्स हैं जिनकी प्राइस ज्यादा है इसीलिए डिमांड ज्यादा है, प्राइस कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। एग्जाम्पल, सर अमेरिकन डायमंड 2 रुपए का आता है, उसकी प्राइस कम है इसलिए उसकी डिमांड कम है। सर गोल्ड 50,000 रुपए, प्राइस ज्यादा है इसीलिए डिमांड ज्यादा है। सर हीरा उससे भी महंगा है, डायमंड, सर प्राइस ज्यादा है इसीलिए डिमांड ज्यादा है। सिंपल, कॉन्स्पिशियस गुड्स। आया समझ, एकदम सिंपल है, ठीक। दूसरा होता है सर गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल सर, ऐसे कुछ इंफीरियर गुड्स जिनको एक इकोनॉमिस्ट था रॉबर्ट गिवन, उसने कुछ इंफीरियर गुड्स को अपना नाम दे दिया। ध्यान से सुनना, मान लो एक एग्जांपल है, मार्केट में 10 इंफीरियर गुड्स है, जो ये गिवन था ना, इन 10 में से 5 गुड्स को अपना नाम दे दिया, तो ये जो 5 गुड्स को अपना नाम दिया वो 5 इंफीरियर गुड्स को गिवन गुड्स बोला जाएगा। सर थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में, बहुत सिंपल सर, क्या हर एक गिवन गुड्स इंफीरियर गुड्स है? यस सर। बट क्या हर एक इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स है? नो सर। वो बंदे ने जिन गुड्स को नाम दिया वही इंफीरियर कहलाए और वही गिवन भी कहलाए, बट हर इंफीरियर गिवन नहीं कहलाया। समझ आया? बहुत सिंपल, एवरी इंफीरियर गुड्स इज नॉट गिवन गुड्स, ठीक है। जिसको इसने अपना नाम दिया वही इंफीरियर गिवन गुड्स कहलाए। अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। सर क्या होता है इसका अच्छा एग्जांपल ब्रेड है सर। सर ब्रेड की प्राइस ज्यादा होती जा रही है दिन पे दिन, देखो सर ब्रेड की प्राइस बढ़ते जा रही है और उसकी डिमांड भी बढ़ते जा रही है। सर रीजन, जब ब्रेड ताजी होती है तो उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। सर जैसे जैसे ब्रेड की मतलब प्राइस भी ज्यादा होती है स्टार्टिंग में और डिमांड भी ज्यादा, और जैसे जैसे ब्रेड पुरानी होती जाती है उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, क्योंकि वो पुरानी होती जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। कौन बासी ब्रेड खरीदता है सर? आया समझ? गिवन गुड्स, वेरी सिंपल, ब्रेड के एग्जांपल से समझना, ठीक। उसके बाद अगला देखो सर, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। सर इसका कोई एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल। सर गेहूं का रेट देखो बढ़ते जा रहा है, बट गेहूं की डिमांड कहीं कम थोड़ी हो रही है सर, गेहूं का रेट बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इंडिया की पॉपुलेशन, सर तो भले ही गेहूं की प्राइस बढ़ रही है बट क्या गेहूं की डिमांड भी बढ़ रही है? यस सर, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, जरूरत की चीजें। अगला देखो सर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। ये भी बहुत बड़ा झोल है, ध्यान से सुनना। अगर मेरे को लग रहा है कि सोना कल 10,000 रुपए महंगा होने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरे को लग रहा है कि अगर सोना 10,000 रुपए महंगा होने वाला है तो लोग सोना आज 50,000 रुपए में और खरीदेंगे, कल 60,000 होगा तो और खरीदेंगे, लोगों को लगेगा और महंगा होगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ये बहुत फर्क पड़ता है सर, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत बड़ा। और इंडिया में ये कोविड के टाइम बहुत दिखा था। स्टार्टिंग में लोगों को क्या लगा, अरे सैनिटाइजर की डिमांड और बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ी, लोग और खरीदे, फिर खरीद खरीद के बेचना स्टार्ट किए। फिर जहां पर सर उसकी डिमांड फुलफिल हो गई, फिर वहां पर प्राइस गिरने लगी और सर वहां पर लोगों ने खरीदना भी कम कर दिया। समझ आया? वेरी सिंपल, लोग खरीद खरीद के जो बेच रहे थे, जब शुरुआत में प्राइस बढ़ी थी तो डिमांड भी बहुत ज्यादा थी सर। बहुत अच्छा एग्जांपल है सर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ठीक, वेरी सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और इरैशनल बिहेवियर। अरे भाई इसके तो बहुत प्यारे आप जीते जागते उदाहरण हो सर, बहुत प्यारे। स्टार्टिंग में आईफोन महंगा होता है तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है। सर क्यों? बहुत महंगा है, नए नए लॉन्चिंग होती है, प्राइस नए होता है, नए फीचर्स हर किसी को लेना होता है, प्राइस भी ज्यादा होती है, डिमांड भी ज्यादा होती है स्टार्टिंग में। हमें क्या लगता है कि सर अगर ये महंगा है, इरैशनल जजमेंट क्यों बोलता है, इरैशनल बिहेवियर सुनो, क्योंकि सर हमें क्या लगता है वो महंगा है तो अच्छा होगा, अच्छा होगा इसीलिए लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। ये ट्रुथ है, ये वेरी ट्रुथ है सर। आईफोन के पीछे प्राइस ज्यादा है तो सर वो अच्छा होगा, अच्छा होगा इसीलिए उसकी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और इरैशनल बिहेवियर, ये इरैशनल बिहेवियर की बात थी। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मान लो आपको किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है, पूरा नॉलेज नहीं है, और अगर आपने कोई आधे अधूरे नॉलेज के साथ कोई चीजें करी तो उसके कारण भी क्या होता है सर, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मान लो कई लोग मार्केट में अफवाह नहीं उड़ा देते, कोई बात फैला नहीं देते, और ये भाई क्या बोलते हैं, ये पेट्रोल कल 10 रुपए महंगा होने वाला है। आधी बात सुने हैं, कोई बात पूरी सुने ही नहीं है, ऐसा लग रहा है हो सकता है, नहीं 10 रुपए महंगा होने वाला है, एक ने बोला, दो ने बोला, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, लोग लो भाई पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली है करके पेट्रोल की डिमांड बढ़ा देते। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जहां लोगों को पूरा पता नहीं होता चीजें और उसके बेसिस में डिमांड बढ़ा देते, ठीक।
अगला है डिमांड फॉर नेसेसरी। सर ये वही पॉइंट है ऊपर जो पढ़ के आए, हमेशा याद रखना सर, कोई भी आदमी रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स को सर, एजुकेशन भी ले लो सर, एजुकेशन भी बहुत प्यारा एग्जांपल इसका। भले ही सर एजुकेशन दिन पे दिन महंगा होते जा रहा है, पर क्या है ऐसा थोड़ी कि लोग बोल दिया पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं सर, एजुकेशन की डिमांड तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है सर। अगला देखो सर स्पेकुलेटिव गुड्स, इसका तो बहुत प्यारा एग्जांपल शेयर मार्केट है सर, बहुत प्यारा एग्जांपल है। कैसे, एकदम ध्यान से सुनना सर। स्पेकुलेटिव शेयर मार्केट में क्या होता है, कोई भी चीजों का रेट बढ़ता है ना तो लोग सोचते हैं और बढ़ेगा, लोग उसको और खरीदते हैं। और शेयर मार्केट में अगर कोई चीज का रेट गिरता है ना तो लोग सोचते हैं और गिरेगा, लोग उसको और बेचते हैं। ये शेयर मार्केट का बहुत प्यारा एग्जांपल है सर, स्पेकुलेटिव गुड्स। आया समझ सर, ये सब एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के, मतलब इनके केस में, इन सब केसेस में अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम नहीं होती है, डिमांड भी बढ़ती है। आया समझ। इसके बाद अगला देखो सर, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इजी है, मैं आपको एकदम अच्छे से डायग्राम से समझाता हूं। अब ध्यान देना मेरे से, मैं आपको डायग्राम से इसको समझाता हूं, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ध्यान देना। ए पॉइंट, बी पॉइंट, ध्यान से सुनना, सिंपल है, एकदम सिंपल। प्राइस 5 से 10 हो गई, क्वांटिटी 10 से 5 हो गई, यहां होता है क्वांटिटी डिमांडेड, वेरी सिंपल। सर अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपांशन, ठीक है, ये पढ़े ना सर, ये देखो सर, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पहला एक्सपांशन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, यही पढ़ रहे हैं सर। ये दोनों किसके अंदर कवर्ड हो जाते हैं, ध्यान देना सर, इसको क्या बोला जाता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, आराम से, मतलब एक ही डिमांड कर्व में अपन बार बार ऊपर नीचे होते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, बहुत सिंपल इजी, आराम से सुनना सर। एक्सपांशन वर्ड का मतलब होता है बढ़ना, एक्सपांशन ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कम हो जाना। वापस रिपीट करता हूं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड बढ़ जाना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कम हो जाना। अपन क्या पढ़ रहे हैं सर, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जहां पर दो पॉइंट्स की बात है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। सर ए पॉइंट पे हमारी डिमांड एक्सपैंड हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। सर हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड है। सर क्यों डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन है, देखो क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है, 5। सर बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन। सर क्यों, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है तो एक्सपांशन, डिमांड कम है तो कॉन्ट्रैक्शन, वेरी सिंपल। सर बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक्सपांशन, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है सर ये एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो सर, प्राइस के चेंज होने के कारण एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि सर ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है। एकदम सिंपल, एग्जाम में याद रखना सर, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किस लिए होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन से होता है, वो है प्राइस, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन, प्राइस। प्राइस के अलावा ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। ये पहला। एक और चीज मेरे को सिखाना है सर, ध्यान देना मेरी तरफ, ठीक है, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। दूसरा है सर शिफ्ट, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब शिफ्ट क्या होता है, इधर ध्यान देना, ठीक है, एकदम सिंपल। शिफ्ट इन द डिमांड कर्व कैसे, एकदम देखो सर, ये मेरा डिमांड कर्व, यहां मेरी प्राइस, यहां मेरी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूं सर, शिफ्ट की, ये मेरी प्राइस की लाइन, मान लो प्राइस 5 रुपए, ठीक। शिफ्ट वर्ड का मतलब जहां पर मेरी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी, या तो राइट शिफ्ट होगी या तो लेफ्ट शिफ्ट होगी। सर देखो 3 डिमांड कर्व, अरे यार देखो 3 डिमांड कर्व बना लेते अपन तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, आराम से, ये तीनों हमारी डिमांड कर्व। सर अगर डिमांड कर्व मेरी राइटवर्ड शिफ्ट हुई, ठीक है, ये राइटवर्ड है, तो इसको बोला जाएगा इंक्रीज इन डिमांड, ठीक। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई तो इसको बोला जाएगा डिक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट हुई तो इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई तो डिक्रीज। अब मेन क्वेश्चन आता है सर, ये जो शिफ्ट इन डिमांड कर्व आप पढ़ा रहे हो, ये शिफ्ट होता क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सर जितने भी आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आए हो, डिटरमाइंस पढ़ के आए हो सर, जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स,
फिर उसमें अपन पढ़े थे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये सब जितने भी डिटर्मिनेंट्स आप पढ़ के आए हो, अगर वो सब फेवरेबल चेंज हुए तो इंक्रीज हो जाएगा, अनफेवरेबल चेंज हुए तो डिक्रीज हो जाएगा। सर एक आध एग्जांपल बहुत सिंपल है, अगर चाय की प्राइस गिर गई तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही तो पढ़े ना अपन, चाय की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाती है, चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ गई। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सर पेट्रोल की अगर, चलो पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री भी ले सकते हैं, पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेरी सिंपल। तो हमने क्या समझा सर, शिफ्ट जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज और डिक्रीज किसके कारण हो रहा है सर, जितने भी अपन डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आए हैं वो सब के कारण इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, एक को छोड़ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइस को छोड़ के, प्राइस ऑफ द गुड्स को छोड़ के। सर प्राइस ऑफ द गुड्स क्यों छोड़ दिए, देखो सर प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कहां चेंज हुई, प्राइस तो चेंज ही नहीं हुई, प्राइस तो वही की वही है। प्राइस के अलावा बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स है सब अगर फेवरेबल चेंज हुए तो राइटवर्ड शिफ्ट, अनफेवरेबल चेंज हुए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सिंपल, इतना सिंपल है ये। पर पता नहीं क्यों स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें डाउट्स आते हैं। देखो सर इंक्रीज और डिक्रीज यही मैंने आपको बताया सर। ये देखो सर, ये देखो, ये कर्व बना के भी नीचे आपको दिखाएगा। ये देखो सर, ये हुआ इंक्रीज, ये हुआ डिक्रीज, यही तो हम पढ़े सर। ये देखो जितने भी फैक्टर्स है अगर फेवरेबल चेंज हुए तो इंक्रीज, अनफेवरेबल चेंज हुए तो डिक्रीज। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। इनका दो नाम भी देखो सर, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व और मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यही मैंने आपको बताया भी है सर। इसके बाद अगला टॉपिक दिया हुआ है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर क्या होता है इलास्टिसिटी, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। पहले तो ये इलास्टिसिटी वर्ड को समझते हैं। इलास्टिक, इलास्टिक क्या होती है सर, जो आप लोअर पहनते हो, 3/4 पहनते हो, चड्डा पहनते हो, जो भी पहनते हो, उसमें जो नाड़ा होता है ना, दैट इज नोन एज इलास्टिक। इलास्टिक क्या होती है सर, जिसको जितना चाहे स्ट्रेच कर सकते हैं, जितना चाहे कम कर सकते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब सर, जहां पर डिमांड जितना चाहे बढ़ सकती है, डिमांड जितना चाहे कम हो सकती है। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल कुछ थोड़े से अजीब रहते हैं बट याद रहेंगे एग्जाम में ये, ठीक है, ध्यान रहेगा, दिमाग में क्लियर रहेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब सर डिमांड को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं, डिमांड को जितना चाहे कम कर सकते हैं, ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज पढ़ेंगे सर। सबसे पहले देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन देखो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। सर ये वन ऑफ द वेरिएबल क्या होता है, वन ऑफ द वेरिएबल अभी अपन पढ़ेंगे सर। प्राइस के कारण कैसे डिमांड चेंज होती है, इनकम के कारण कैसे होती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण कैसे होती है, एडवर्टाइजमेंट के कारण कैसे होती है, बहुत सारे कारण से डिमांड चेंज होती है। तो वो वही बोल रहे हैं सर, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब जहां डिमांड बढ़ना और कम होना है, वो किसके कारण हो सकती है, चेंजेस इन वन ऑफ द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अभी अपन पढ़ेंगे सर, ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। मोर प्रिसाइजली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ परसेंटेज चेंज। सर देखो देखो देखो, इसका फॉर्मूला भी होता है, नीचे मैं आपको दिखाता हूं सर। ये देखो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल। सर आप वेरिएबल क्यों लिखे हो भाई, कोई भी हो सकता है, प्राइस हो सकती है, इनकम हो सकती है, कोई भी हो सकती है, इसलिए मैंने वन ऑफ द वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, ये ट्राइंगल वर्ड का मतलब होता है चेंज। नहीं तो कोई स्टूडेंट बोले सर ये ट्राइंगल क्यों बनाए थे, ट्राइंगल वर्ड का मतलब चेंज। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल। देखो सर यही दिया हुआ है, ये देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल। अपन देखते हैं नीचे कौन कौन से वेरिएबल, बहुत सिंपल। पहला दिया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये क्या होता है, वेरी वेरी सिंपल सर, जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। सर जो ये आप ऊपर फॉर्मूला लिखे हो, यहां पर वन ऑफ द वेरिएबल के बदले सर क्या यहां पर आप प्राइस लिखने वाले हो, यस सर, यही तो होता है सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर अपन प्राइस का पढ़ रहे हैं तो इसको प्राइस लिख देंगे, इसमें यहां पर सिर्फ पी जोड़ देंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। वेरी सिंपल सर, देखो देखो देखो, यही तो दिया हुआ है। पता नहीं स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये बताता है कि अगर प्राइस 1 रुपए से चेंज होती है तो डिमांड में कितना चेंज आता है। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला है सर, देखो ये वाला, इसी को अपन नीचे सिंप्लीफाइड में देखते हैं सर। ये सिंप्लीफाइड है, इसको आपको याद रखना एग्जाम में क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक बात ध्यान रखना
सर यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगाना है। सर ये माइनस का साइन क्यों लगाते हैं? माइनस का साइन हम इसलिए लगाते हैं सर क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन। सर समझ नहीं आया क्या बोले? एकदम सिंपल। देखो मैंने क्या बोला था, प्राइस बढ़ी तो डिमांड गिरी, प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ी। भैया दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन हुआ ना, नेगेटिव रिलेशन, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। नेगेटिव रिलेशन है इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। सर तो क्या एग्जाम में सॉल्व करते टाइम हमें भी माइनस का साइन लगाना है? यस सर। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा, टेक्निक सीख जाओ, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। देखो टेक्निक सीखना मेरा, ठीक है? ये जो लिखा हुआ है ये सब रीड करना है तो रीड कर लेना, इससे ज्यादा कोई ऐसा मतलब नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखो सर, कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, आप इसको क्या करना, देखो इसको सिंप्लीफाइड तरीके में उतारना सिखाता हूं सर। आप क्या करना, प्राइस और क्वांटिटी लिखना। प्राइस 6 रुपए थी, 4 रुपए हो गई। देखो यही तो लिखा हुआ है ना, प्राइस 6 से 4 हो गई, क्वांटिटी 10 से 15 हो गई, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है? तो ये 10 से 15 हो गई। अब फॉर्मूला क्या है, देखो तरीका दिखाता हूं, सिखाता हूं, एक में अच्छे से सीख लो, दूसरे में कभी गलती नहीं होगी सर। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस साइन, माइनस नहीं भूलना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, यही तो होता है। अब ध्यान से सुनना सर, चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं सर? चेंज इन क्वांटिटी मतलब Q2 माइनस Q1, चेंज इन प्राइस मतलब P2 माइनस P1। सर ये 1 to 1 to क्या लिख रहे हो? बहुत सिंपल है सर, बाद वाला माइनस पहले वाला, ये बाद वाला माइनस पहले वाला, ये बाद वाला माइनस पहले वाला। सिंपल याद रखना, बाद वाली क्वांटिटी माइनस पहले वाली क्वांटिटी, बाद वाली प्राइस माइनस पहले वाली प्राइस। तो अपन अगर यहां पर सर 15 माइनस 10 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। उसके बाद प्राइस में 4 माइनस 6 करेंगे तो -2। प्लीज प्लीज बेसिक मैथ्स में गलती मत करना, 4 माइनस 6 -2 होता है, ठीक है? तो सर इसमें अपन क्या करेंगे, देखो माइनस का साइन, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है 5, चेंज इन प्राइस कितनी है सर -2, इनटू इनिशियल प्राइस। सर पहले वाली प्राइस क्या है, P1 लिखो ना, 1 मतलब पहले वाली, तो 1 पहले वाली प्राइस कितनी है 6, पहले वाली क्वांटिटी कितनी है सर 10, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। ये लो 10, 5 2 10, माइनस माइनस साइन गया, 2 3 6, तो 3/2 आया सर। 3/2 करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा। सर इस 1.5 का मतलब क्या है, ये सीख लो, मजा आ जाएगा। 1.5 का मतलब है सर अगर प्राइस 1 रुपए से चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड में 1.5 का चेंज आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटरप्रिटेशन ही तो मजेदार चीज है सर। प्राइस अगर 1 से चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड में 1.5 का चेंज आएगा। मतलब प्राइस अगर 1 से बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 1.5 से गिर जाएगी, प्राइस अगर 1 से गिर गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 1.5 से बढ़ जाएगी। समझ आया? वेरी वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। अब देखो, अब बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन है सर। आपको एक टेक्निक सिखाता हूं। कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना है जब परसेंटेज में कोई चीज दी हुई है। देखो जैसे यहां पर दिया हुआ है परसेंटेज फॉल इन प्राइस ऑफ द गुड्स, देखो परसेंटेज फॉल इन प्राइस और 15% राइज इन डिमांड, तो यहाँ 15 लिख लोगे, यहाँ 5 लिख लोगे, ये 3 आ गया। इस 3 का मतलब क्या हुआ? सिंपल है सर, अगर प्राइस 1 से चेंज होगी तो डिमांड कितने से चेंज होगी? 3 से। याद रखना, बहुत सिंपल होते हैं यार क्वेश्चंस, पता नहीं क्यों स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखो सर इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखो प्राइस 100 से 60 हो गई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दिया है भैया आपको, ईडी दे दिया है सर, यहाँ पर ईडी दे दिया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 30। वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। देखो चेंज इन क्वांटिटी ये मुझे पता नहीं है, चेंज इन प्राइस पता है सर -40 है, माइनस का साइन अपन लगाते हैं, 1.5 आंसर दिया हुआ है हमें, इनटू इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस क्या है सर? इनिशियल प्राइस 100 रुपए है सर। इनिशियल क्वांटिटी ये दिया है ना, ओरिजिनल क्वांटिटी अपना Q1 30 है। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल, ये 0 0 0 0 काट दो, एकदम सिंपल होता है सर, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, आराम से। 4 3 12, माइनस माइनस का साइन गया, ठीक है, 12 आया, 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, आराम से आ गया। और क्या है यार, और ये जो 18 आया है ये चेंज इन क्वांटिटी है ना, चेंज इन क्वांटिटी है, याद रखियो सर, 18 चेंज इन क्वांटिटी है। और एक टेक्निक सिखाता हूं, कभी जिंदगी में गलती नहीं होगी। आप चेंज इन क्वांटिटी है, हमसे क्या पूछा है? न्यू क्वांटिटी। अब स्टूडेंट सोचता है ये 18 को प्लस करूं पुरानी क्वांटिटी में कि माइनस। एक टेक्निक है, समझो समझो, सीख गए तो मजा आ जाएगा। प्राइस क्या हुई है? गिर गई है, तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे हम? 30 + 18। कभी गलती नहीं होगी यार, कभी गलती नहीं होगी। अगर प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ना चाहिए, इनवर्स रिलेशन है। तो सर आप क्या करोगे? ऐड।
और अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड को क्या करते हैं, माइनस, यहाँ 18 माइनस कर देते हैं। ये टेक्निक बहुत काम आएगी सर, एग्जाम में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सिंपल ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है सर। प्राइस पहले द क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट अ प्राइस ऑफ 9, प्राइस 9 थी तो 800 क्वांटिटी डिमांडेड थी, प्राइस 25% गिर गई तो 9 का 25% आप गिरा सकते हो, एंड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 160 यूनिट्स। अब आपके पास ऑप्शन है सर, इसको आप दोनों फॉर्मूले से कर सकते हो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। सर क्वांटिटी डिमांडेड देखो पहले 800 थी, बाद में 960 हो गई, सही 960 कैसे हो गई सर, ये बाय लिखा है सर, 160 यूनिट से बढ़ गई है क्वांटिटी डिमांडेड, तो बाय है तो इंक्रीज है सर, तो 160 से बढ़ गई तो सिंपल सी बात है सर, आप चाहो तो क्वांटिटी का चेंज निकाल लो, परसेंटेज में ही पूरा कैलकुलेट कर लो, जैसी आपकी इच्छा, दोनों में से कोई भी फॉर्मूले से चल सकते हो। सर आपको कोई भी डाउट्स है सॉल्व करते टाइम तो आप मुझसे पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं कितना भी प्रैक्टिस करा दूं मुझे याद है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक आप सीखोगे नहीं सर, और जब तक हाथ नहीं चलेगा ना सीख नहीं सकते, वहां जाके कुछ नहीं होगा। एक बार कैल्सी में भी चलाओगे तो समझ आएगा, अच्छा ये ऐसे करना था, ये ऐसे करना था। कोई भी स्टूडेंट जब पहली बार करता है तो कॉपी में करे, दूसरी बार है तो कैल्सी में करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पहली बार कॉपी में करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा आता है, ये मेरी सोच है। बाकी आप देखो सर, इसके बाद अगला दिया हुआ है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अरे भाई ये तो भयानक इजी है, मतलब अति में इजी है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर इसका भी फॉर्मूला, ये देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। सर क्या फॉर्मूला सेम है? हाँ यार फॉर्मूला सेम है, एकदम सेम है, एकदम इजी होता है, ये बहुत सिंपल है सर। ये देखो ये पॉइंट इलास्टिसिटी मतलब ये हमारा डिमांड कर, इसके बीच का एक पॉइंट, ये पॉइंट इलास्टिसिटी होता है। सर क्या एग्जाम में ज्यादा आता है? नहीं सर, पॉइंट इलास्टिसिटी एग्जाम में ज्यादा नहीं आता, बहुत कम चांसेस है कि ये आए पॉइंट इलास्टिसिटी। समझ आया? इसमें देखो इस पोर्शन को बोलते हैं, चलो थोड़ा और नॉलेज देता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर सेगमेंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला चाहो तो सर ये फॉर्मूला भी यही होता है इसका, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये इसका फॉर्मूला भी होता है, एक और फॉर्मूला होता है। चलो मैं आपको ये नॉलेज के लिए सिखा दिया, बट ऐसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद सर देखो मेजरिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, जियोमेट्रिक मेथड। ओ भाई ये देखो, लो मैं जो बोला आपको ये देखो नीचे दिख भी गया सर, जियोमेट्रिक मेथड बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। देखो सर एक तरीका सिखाता हूं, ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा। ये मेरा डिमांड कर्व, ठीक, ये है आसमान, आसमान क्या होता है? इनफाइनाइट। ये है जमीन, जमीन क्या होती है? जीरो। बीच में क्या होता है? इक्वल टू 1। ऊपर आसमान इनफाइनाइट, नीचे जमीन जीरो, बीच में क्या होता है? इक्वल टू 1। सर 1 से ज्यादा, ज्यादा मतलब मोर देन 1, 1 से कम तो लेस देन 1। आया समझ? ये इतना सिंपल है, लिटरली बता रहा हूं, कुछ नहीं है टफ। पता नहीं स्टूडेंट क्यों कंफ्यूज है, कहां पर दिक्कत आती है राम, बट मैं बता रहा हूं मेरे को ऐसा लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को डिमांड में दिक्कत कहां आती है, वो हर चीज दिमाग में इमेजिन करना स्टार्ट कर, लिख के तो देख भाई, हर चीज अगर इतना इमेजिन कर लेता, इतना अच्छा अगर पावर होता, कैचिंग पावर, या इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती तो फिर अलग ही बात थी। मेरे हिसाब से कोई भी स्टूडेंट को पहली बार ना लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। फर्स्ट टाइम में वो दिमाग में सोचने लग जाता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, कई बार हॉच पॉच हो जाता है, कई बार गलती हो जाती है, कई बार मिस इंटरप्रिटेट कर देते हो। पहली बार लिख के करना चाहिए, ठीक है। देखो यही दिया हुआ है, देखो यही तो दिया हुआ है, हमेशा याद रखना। ऊपर आसमान, आसमान इनफाइनाइट, नीचे जमीन, जमीन हमेशा जीरो, बीच में इक्वल टू 1, 1 के ऊपर गए तो मोर देन 1, 1 के नीचे गए तो लेस देन 1, खत्म। उसके बाद अगला देखो सर आर्क इलास्टिसिटी। अरे भाई ये तो और इजी है, और इजी, ध्यान से सुनना सर। ये जो डिमांड कर, ध्यान से सुनो, ये डिमांड कर के बीच का जो पोर्शन है, जो दो पॉइंट के, जो डिमांड कर में 2 पॉइंट बनते हैं, ये 2 पॉइंट के जो बीच का पोर्शन होता है सर, ये बीच का पोर्शन, इस बीच का पोर्शन जो होता है कर्व का, इसको बोला जाता है आर्क इलास्टिसिटी। सिंपल, इसी को तो बोला जाता है आर्क इलास्टिसिटी। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अरे सर ये आर्क इलास्टिसिटी नया क्या आ गया? अरे भाई कुछ नया नहीं है, वही है, एक डिमांड कर्व जिसके 2 पॉइंट के बीच जो कर्व बनता है उसको बोला जाता है आर्क इलास्टिसिटी। सर पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर क्या आर्क इलास्टिसिटी का हमें फॉर्मूला याद रखना है? यस सर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको नहीं छोड़ना, पंगा हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्क इलास्टिसिटी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्हें प्रैक्टिस जरूर करना, अदरवाइज आप फंस जाओगे। वैसे तो ये एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस, यहाँ पर माइनस ऊपर नीचे प्लस, यहाँ पर प्लस ऊपर नीचे माइनस, Q और P की बात है और कुछ नहीं है सर। प्लीज इसको प्रैक्टिस करके जाना, नहीं तो दिक्कत आएगी, एग्जाम में बहुत इश्यूज आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखो सर इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो इसको तो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना सर। डिमांड कर्व का ध्यान दो, एकदम सिंपल है सर।
डिमांड कर्व का जो स्लोप बनता है वो स्लोप कैसे बनता है सर? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है स्लोप वगैरह। अरे भाई ये वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये वाले पोर्शन की बात, ये और ये वाले पोर्शन की बात, ठीक है। ये स्लोप की ना इक्वेशन होती है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। ये जस्ट फॉर नॉलेज बता दिया हूं। अपन को क्या करना है, मेजर करना है डिमांड। देखो सर एक एक सिंपल ईडी इज इक्वल टू सबसे पहले इनफाइनाइट से मस्त है। ये क्या होता है सर, एकदम सिंपल, ध्यान से पेशेंस से सुनना सर। ये वो केस है सर जहां पर प्राइस, देखो यहां प्राइस होती है, यहां क्वांटिटी डिमांडेड, ध्यान देना, ध्यान से सुनना। ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट है। सर उसका मतलब क्या होता है, जहां पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, जितना भी चेंज आता है सर डिमांड में आता है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, जितना भी चेंज आता है डिमांड में आता है। सर कोई एक आध एग्जांपल दो, पार्ले जी बिस्किट ले लो, प्राइस 5 रुपए की 5 ही रुपए है, पर डिमांड देखो सर कोविड के टाइम भयानक बढ़ गई थी। सर प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या तो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। प्राइस तो वही की वही रहेगी। सर इसका कोई नाम भी है? यस सर, इसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक है, जितना चाहे डिमांड बढ़ाओ, जितना चाहे डिमांड कम कर लो। दूसरा देखो सर, अगला है ईडी इज इक्वल टू 0। सर ये कैसा होता है, एकदम सिंपल है सर, ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0, जिसका मतलब सर प्राइस में चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं आए। सर कोई इसका एक आध एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल, सर नमक ले लो, प्राइस दिन पे दिन नमक की बढ़ते जा रही है। अरे भाई डिमांड थोड़ी चेंज हो रही है नमक की, नमक की डिमांड उतनी जाए, ऐसा थोड़ी कोई आदमी बोला कि प्राइस बढ़ गई नमक की, चल नमक खाना छोड़ देता हूं, नहीं सर, नमक की डिमांड उतनी की उतनी है, प्राइस में जो है चेंज आ रहा है। बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद इसका भी नाम है क्या सर? यस सर, इसका भी नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्यों बोला सर? और वो भी परफेक्टली क्योंकि डिमांड में कोई चेंज नहीं है। अगला देखो बहुत मस्त, अगला है सर ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी इज इक्वल टू 1, सर इसका मतलब वेरी सिंपल, ध्यान देना, इसका मतलब वेरी सिंपल। सर जहां पर प्राइस 4 से 5 हो गई तो क्वांटिटी 8 से 7 हो गई, यहां प्राइस यहां क्वांटिटी डिमांडेड। सर यहां पर जो चेंज हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी का, वो दोनों का एक एक का चेंज है। जहां पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों का एक एक का चेंज हो उसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू 1। इसका दूसरा नाम है सर यूनिटरी, और एक और नाम है इसका एक और नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये भी इसका नाम है। दो नाम है सर, यूनिटरी और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर क्या एग्जाम में हमें दोनों याद रखना है? यस सर, यहां पर आपको ये याद रखना है सर, प्राइस अगर एक से चेंज होगी तो डिमांड भी एक ही से चेंज होगी, ये यूनिटरी था, ठीक। अब उसके बाद देखो अगला ईडी मोर देन 1। सर मोर देन 1 क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज्यादा है, मतलब प्राइस अगर एक से चेंज होगी तो डिमांड में चेंज एक से ज्यादा का आएगा। सर बना के दिखाओ ना, एकदम सिंपल, प्राइस अगर एक से चेंज हो गई तो डिमांड में चेंज एक से ज्यादा है। प्राइस अगर 4 से 5 हो गई तो डिमांड 10 से 3 हो गई, ये होता है सिंपल। सर अगर प्राइस एक से चेंज हुई तो डिमांड एक से ज्यादा से चेंज होगी। सर इसका भी कोई नाम है? यस सर, इसका भी नाम है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक, सर रिलेटिवली इलास्टिक क्यों? सिंपल है सर, जहां पर प्राइस अगर एक से चेंज होती है तो डिमांड में जो चेंज है एक से ज्यादा का चेंज होता है, इसलिए रिलेटिवली इलास्टिक। एक और होता है सर ईडी लेस देन 1। यहां पर क्या होगा? वेरी सिंपल सर, प्राइस का चेंज ज्यादा रहेगा, डिमांड का चेंज कम रहेगा। देखो इसका भी डायग्राम देखो, प्राइस का चेंज ज्यादा है, डिमांड का चेंज कम है। प्राइस 4 से 10 हो गई, डिमांड यहां पर 8 से 7 हो गई, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड आता है, यहां पर प्राइस, यहां क्वांटिटी डिमांडेड, वेरी सिंपल। सर ये देखो, ठीक है, ईडी लेस देन 1, जहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, मतलब प्राइस का चेंज ज्यादा का है, डिमांड का चेंज कम का है। यही तो दिया हुआ है सर मेजरमेंट में, ये देखो, आप चाहो तो ये देख लो सर, मेजरमेंट में यही तो दिया हुआ है सर, यही दिया हुआ है जो मैंने आपको सिंपल बना के समझाया है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है सर, पता नहीं स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बट ये बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। यही चीज को देखो सर, टर्मिनोलॉजी जो मैं लिख लिख के बताया वो पूरे टर्मिनोलॉजीज भी दिए, ठीक, आया समझ? ये सिंपल था सर, बहुत सिंपल। देखो एग्जाम्पल भी दिया है, अगर ये 1 ये 1.8 मतलब इलास्टिक है, ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर 1 ये 1 क्या बोलते हैं 0.37 है,
मतलब इनइलास्टिक है सर, देखो 1 से कम चेंज हो रहा है। ये देखो ये भी 0.023 है, इनइलास्टिक है सर, कम चेंज हो रहा है। देखो नमक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सॉल्ट। आया समझ? बहुत सिंपल है सर, ये बहुत इजी है। अब अगला जो है अपना वो है टोटल आउटले मेथड। ये थोड़ा सा आपको आराम से मेरे साथ समझना पड़ेगा, ये थोड़ी सा अच्छा है, मैं इसको आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि अच्छी क्लैरिटी होगी, ठीक है। चलो अब ध्यान दो मेरी तरफ टोटल आउटले मेथड में, क्योंकि ये इस पे स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, एग्जाम में कई बार इसमें दिक्कत भी आती है, ठीक। चलो देखते हैं टोटल आउटले मेथड। तो गाइस अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या था? टोटल आउटले मेथड। ये टोटल आउटले मेथड जो है ना बहुत सिंपल है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत इजीली समझ आएगा। स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बेसिकली ये 11th-12th में होता नहीं है, बट ये मेथड बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ध्यान देना, बहुत आराम से एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा सर। देखो टोटल आउटले मेथड, ठीक है, टोटल आउटले मेथड। ये जो टोटल आउटले मेथड है ये बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। ध्यान देना सर, मैं क्या कर रहा हूं, 3 एग्जाम्पल लेंगे, 3 सिचुएशन लेंगे अपन। प्राइस, क्वांटिटी, फिर टोटल एक्सपेंडिचर। सर ये टोटल एक्सपेंडिचर आपने कैसे निकाला, क्यों लिखा? सर प्राइस अगर अपन इनटू क्वांटिटी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमने कितना खर्चा किया। तो सर समझ लो, अगर प्राइस 10 रुपए, क्वांटिटी 20 है, ठीक है, तो ये हो गया 200। ये सबको समझ आया, मल्टीप्लाई किया मैंने। सर अगर प्राइस हो गई 20 और अगर टोटल क्वांटिटी हो गई सर 10, तो ये हो गया 200। अब यहां से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड समझो सर। टोटल आउटले मेथड ये बोलता है कि सर अगर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो उस केस में इसको बोला जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यूनिटरी बोला जाएगा सर। अगर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो उसको बोला जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। दूसरा सिचुएशन, ध्यान दो, बहुत सिंपल है। स्टूडेंट इसमें अच्छे खासे कंफ्यूज है, पता नहीं क्यों बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर देखो, फिर से प्राइस, फिर से क्वांटिटी, फिर से टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, प्राइस ले लेते हैं 10 रुपए, मान लो क्वांटिटी ले लेते हैं 20, ठीक। प्राइस हो गई, प्राइस अपन इंक्रीज कर लेते हैं। यहां पर जो क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे, यहां पर अपन क्वांटिटी डिक्रीज डिफरेंट करेंगे। देखो सर, अब यहां पर ये हो गया 200 और ये हो गया 300। सिंपल सर, प्राइस बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। प्राइस अगर बढ़ गई और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, प्राइस अगर गिर गई, टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर गया, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं सर ईडी लेस देन 1। क्या बोलेंगे इसको? ईडी लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। आया समझ? वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। अगर सर सेम डायरेक्शन चले तो लेस देन 1, अगर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुई और टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है तो ईडी इज इक्वल टू 1। और तीसरी वाली सिचुएशन क्या होती है, ध्यान देना, सिंपल सर। तीसरी सिचुएशन में प्राइस, फिर क्वांटिटी, फिर टोटल एक्सपेंडिचर। सिंपल, प्राइस अपन ले लेते 10, ठीक है, क्वांटिटी ले लेते हैं 20, ये हो गया 200। अब अगर प्राइस लेते हैं हम इंक्रीज, तो क्वांटिटी ले लेते हैं 5, तो ये हो गया 100। तो सर यहां पर क्या होगा, देखो प्राइस इंक्रीज हुई, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, इनवर्स चले, तो सर इसमें होगा ईडी मोर देन 1। इसमें क्या होगा, ईडी मोर देन 1। देखो सर अपोजिट चले सर, अपोजिट, प्राइस अगर इंक्रीज हुई तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, तो उससे हमारा क्या आया, ईडी मोर देन 1। वेरी सिंपल सर, ये मैंने जो आपको एग्जांपल में बहुत इजी तरीके से बता दिया, ये ज्यादा आसान है याद रखना। टोटल एक्सपेंडिचर में 3 ही चीजें होती है सर, सिर्फ 3 चीजें होती है इसमें। जो अपन पढ़ते हैं ना, ईडी इज इक्वल टू 0, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, वो वाली सिचुएशंस नहीं होते इसमें, सिर्फ ये 3 सिचुएशन होते हैं। ये 3 सिचुएशन एकदम सिंपल याद रखना। प्राइस में अगर कोई भी चेंज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, तो 1 इज इक्वल टू 1। अगर प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी सेम डायरेक्शन चले, तो सर ईडी लेस देन 1। और अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन चले, तो ईडी मोर देन 1। सिंपल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1। आया समझ? यही था सर आपका टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पता नहीं स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं, मुझे समझ नहीं आता, बट बहुत ईजी है ये, समझ आया? एकदम सिंपल। उसके बाद आगे देखो सर, अगला दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू।
अब ये टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है, कितना पैसा आपने कमाया। पैसा कैसे कमाओगे सर, जितने भी गुड्स की प्राइस है, जितने क्वांटिटी आपने सोल्ड किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका क्या आ जाएगा सर, टोटल रेवेन्यू। क्या आ जाएगा आपका, टोटल रेवेन्यू। अब देखो टोटल रेवेन्यू में इन्होंने क्या बोला, देखो सर, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेयर गुड्स, रेयर केस ऑफ अ गुड्स विद परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। देखो सर, एक्सेप्ट इन द रेयर केस ऑफ द गुड्स मतलब परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक है, वो जो बहुत रेयर हुआ करता है सर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। व्हेन अ सेलर रेजेस द प्राइस ऑफ द गुड्स देयर आर टू इफेक्ट। अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो दो इफेक्ट हो सकते हैं सर। पहला देखो सर, देयर आर टू इफेक्ट्स व्हिच एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन रेवेन्यू। देखो सर, पहला दिया हुआ है प्राइस इफेक्ट। आफ्टर अ प्राइस इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज ईच यूनिट सोल्ड सेल्स एट अ हायर और लोअर प्राइस विच टेंड टू बी रेज लोअर द रेवेन्यू। मैं आपको समझाऊंगा सर, अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हो सकता है क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, और प्राइस अगर डिक्रीज हो रही हो तो हो सकता है क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, और हो सकता है इनवर्स रिलेशन में भी चले। तो इस केस से हमारे को क्या फर्क पड़ता है, हमारी टोटल रेवेन्यू को फर्क पड़ता है। किसको फर्क पड़ता है, टोटल रेवेन्यू को। ये प्राइस इफेक्ट। दूसरा क्वांटिटी देखो, आफ्टर अ प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज फ्यूअर और मोर क्वांटिटी आर सोल्ड। किसकी को, यहां पर प्राइस का चेंज देख रहे थे, यहां किसका चेंज देख रहे अपन, क्वांटिटी का। विच टेंड टू लोअर और इंक्रीज द रेवेन्यू। सर क्वांटिटी के कारण डिफरेंस आया, यहां प्राइस के कारण चेंज आया। जब अपन पहला केस पढ़ते हैं तो पहले केस में अपन बोलते हैं कि भैया यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस के चेंज होने के कारण टोटल रेवेन्यू में चेंज आ रहा है। गुड्स तो एक ही है, ये पेन ही है, ये पेन की प्राइस 5 रुपए थी, ये पेन की प्राइस 10 रुपए हो गई, तो 10 रुपए होने के कारण रेवेन्यू बढ़ गई सर। अब अगला बोल रहे हैं अपन क्वांटिटी। सर ये पेन की प्राइस 5 ही रुपए, बट पहले ये एक पेन बेच रहे थे, अब 2 पेन बेच रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारी टोटल रेवेन्यू बढ़ गई। यही बोल रहे हैं सर, प्राइस और क्वांटिटी इफेक्ट। समझ आया, टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब देखो सर आगे क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल। सर ये जो दिया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम पढ़ चुके हैं, इसको बार बार रीड करने की कोई जरूरत नहीं है। वही सेम दिया हुआ है जो हम पहले पढ़े हुए हैं, एकदम सेम है, एकदम सेम है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको अलग से अगर पढ़ने जाओगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। बट इसको समझ लो, अगर फिर भी किसी को ना समझ आए तो। सर अगर प्राइस इंक्रीज हुई है, प्राइस इंक्रीज हुई है और टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हुई है सर, तो इलास्टिक। क्यों इलास्टिक बोला सर, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब सर अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो डिमांड, इलास्टिक मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा चेंज। यूनिटरी मतलब सेम। इन इलास्टिक मतलब सर यहां पर अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। इन इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज बहुत कम है या थोड़ा सा चेंज है, नहीं होगा चेंज। अगर प्राइस डिक्रीज हुई है तो टोटल रेवेन्यू सर अगर इंक्रीज हो गई है तो इलास्टिक, प्राइस डिक्रीज तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज, तो इलास्टिक सर बहुत ज्यादा चेंज हुआ तो इलास्टिक, कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो सर यूनिटरी, थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो इन इलास्टिक। अभी तो पढ़ के आए सर, ईडी मोर देन लेस देन 1, यही तो समझ के आए, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। स्टूडेंट इसको लगता है नया कंसेप्ट है, कोई नया कंसेप्ट नहीं है सर, वही बात है, वही बात है। ठीक है, आगे देखो सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है या डिटर्मिनेंट्स है जिसके कारण प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फर्क पड़ता है। पहले आप मेरे साथ 2 वर्ड समझो सर, इसके बाद ये पूरी कहानी मैं आपको समझाऊंगा सर। एक होता है इलास्टिक, एक होता है इन इलास्टिक। ये 2 वर्ड समझ जाओ, ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी सर। इलास्टिक वर्ड का मतलब होता है जिसके प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज, मोर चेंज। सर अगर ज्यादा चेंज आता है तो उसको इलास्टिक बोलते हैं। इन इलास्टिक कब होता है सर, जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में लेस चेंज हो या तो फिर कोई चेंज ही ना हो, या तो लेस चेंज हो या तो फिर कोई चेंज ही ना हो। 2 वर्ड समझो सर, इलास्टिक, इन इलास्टिक। जहां पर प्राइस के चेंज होने से बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आ जाए, इलास्टिक। जहां पर प्राइस के चेंज होने से डिमांड में बहुत कम चेंज आए, लेस इलास्टिक। ठीक है, सॉरी इन इलास्टिक, लेस चेंज। आया समझ। अब इसके अंदर अपन पॉइंट देखते हैं सर। सबसे पहला दिया हुआ है अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सर मार्केट में कोई ऐसा गुड्स है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, जैसे पार्ले जी, पार्ले जी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है भाई। पार्ले जी 5 रुपए में आता है, तो पार्ले जी के अलावा सर मनाको भी आता है, ब्रिटानिया भी आता है, टाइगर भी आता है, 5 रुपए के क्रीम बिस्किट्स भी आते हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। सर ऐसा कोई गुड्स जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, तो अगर सर पार्ले जी की प्राइस आप बढ़ा दोगे, 5 से 6 कर दोगे, तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लोग दूसरी तरफ चल जाएंगे, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक, लोग शिफ्ट हो गए। सर इन इलास्टिक कब होगी, ऐसा कोई गुड्स जिसकी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर मिल्क, मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर, मतलब ऐसा आप यूज करते हो बहुत सारी चीजें, बट मिल्क का ऐसा कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सर मिल्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उस केस में क्या होगा सर,
लोगों को झक मार के जितनी भी प्राइस बढ़ जाए मिल के लेना पड़ेगा, तो उस केस में सर डिमांड तो चेंज होगी नहीं, या चेंज होगी तो थोड़ी बहुत चेंज होगी, तो उस केस में क्या होती है सर, डिमांड इनइलास्टिक। बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं सर, इतना मतलब पढ़ने का झमेला ही नहीं रहेगा, बहुत इजी और आसान भाषा में समझ आ जाएगा जैसे। जिसका सब्सटीट्यूट है इलास्टिक, जिसका सब्सटीट्यूट नहीं है इनइलास्टिक। अगला देखो सर, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी ऑन अ कंज्यूमर बजट। सर ऐसा कोई कमोडिटी है जो कंज्यूमर बजट में सबसे पहला है। हमने महीने का बजट बनाया, महीने के बजट में कोई कमोडिटी को सबसे पहले पोजीशन में रखा, मतलब सबसे पहला है, मतलब सबसे पहली जरूरी चीज है वो। अगर जरूरत की चीज है तो सर जितना भी प्राइस बढ़ जाए हम उसे लेना छोड़ेंगे नहीं सर, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। प्राइस कितनी भी बढ़ जाए हम उसे लेंगे ही सर। पर ऐसी कोई चीज है जो बजट में हमारे सबसे नीचे आती है, पैसा बचा तो लेंगे, नहीं बचा तो नहीं लेंगे, तो इस केस में डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक, ठीक है, आया समझ। सॉरी मैंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर बजट। सर अगर कोई बजट में है तो सर सबसे टॉप में है, तो सर उस गुड्स को तो हम लेंगे चाहे प्राइस कुछ भी हो जाए, तो उस केस में उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक सर, लोगेज। और अगर कोई चीज बजट में सबसे नीचे आती है, सबसे नीचे आती है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम वो गुड्स को तभी लेंगे, सिंपल सी बात है, जब पैसा बचता है, तो उस केस में क्या होगी, डिमांड इलास्टिक। आया समझ, वेरी सिंपल सर। अगला देखो सर, नेचर ऑफ द नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई। सर अगर कोई ऐसा गुड्स है जो हमारी नेसेसरी का है सर, एकदम जरूरत की चीज है, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन, ये नेसेसरी चीज है सर, अगर ये नेसेसरी है तो इसकी प्राइस बढ़ती भी है ना, तो डिमांड इनइलास्टिक सर, लोग इसको छोड़ेंगे नहीं सर, प्राइस भले ही बढ़ जाए। पर अगर कोई गुड्स लग्जरी नेचर पे सर, भयानक जबरदस्त लग्जरी नेचर, बीएमडब्ल्यू ऑडी सर, अगर इनकी प्राइस बढ़ती है ना, तो लोग बोलेंगे जा यार नहीं लेते, छोड़, इतनी जरूरत की चीज नहीं है सर। ऐसा थोड़ी कि बीएमडब्ल्यू नहीं है तो आदमी गाड़ी नहीं, मतलब कोई दूसरी कार नहीं चला सकता या कहीं इधर से उधर नहीं जा सकता, तो उस केस में डिमांड क्या हो जाएगी, उस केस में डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। लोग प्राइस बढ़ा लग्जरी गुड्स के छोड़ देंगे, पर नेसेसरी गुड्स नहीं छोड़ सकते सर, नेसेसरी के केस में इनइलास्टिक। अगला देखो सर, नंबर ऑफ यूजेस टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। कोई भी चीज जिसके यूजेस के लिए कितने सारे यूजेस में, जस्ट इसको अपन किस नाम से पढ़ते पता है, मल्टीपल यूजेस। सॉरी इसको मैं लिखता हूं ढंग से, ये इस नाम से होता है सर, मल्टीपल यूजेस। अगर कोई गुड्स है जिसके बहुत सारे यूजेस है, मल्टीपल यूजेस, सर बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, मिल्क का बहुत मल्टीपल यूजेस है, तो सर अगर मिल्क के बहुत सारे यूजेस है और मिल्क की प्राइस अगर गिर जाती है, तो सर मिल्क से जो रिलेटेड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, लोग उसको ज्यादा यूज करना चालू कर देंगे, क्योंकि वो भी सस्ता हो जाएगा। समझ आ रहा है, ऐसा कोई गुड्स जिसके मल्टीपल यूजेस है, मल्टीपल, बट इफ द प्राइस इंक्रीजेस इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू एसेंशियल पर्पस। अगर दूध का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोग सिर्फ दूध को लिमिटेड पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो हमने क्या सीखा सर, अगर कोई गुड्स है जिसके मल्टीपल यूजेस है, तो हमेशा याद रखना, कोई ऐसा गुड्स जिसके मल्टीपल यूजेस है तो उसकी डिमांड क्या होती है, देखो सर, the more the possible uses of the commodity, the greater will be its price elasticity। जितने ज्यादा यूजेस उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, जितने कम यूजेस उतनी कम इलास्टिसिटी। भैया ज्यादा यूजेस है तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उसके डिफरेंट वेराइटी ऑफ कमोडिटीज में शिफ्ट हो जाएंगे, इलास्टिसिटी ज्यादा है, मिल्क के बदले मिल्क के जो प्रोडक्ट है उस पर ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। आया समझ, वेरी सिंपल। अगला है सर टाइम पीरियड, एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं सर, एकदम सिंपल सर, कोई ऐसी चीज जो मार्केट में लंबे समय तक आए, लंबे समय तक, साल भर है, टाइम पीरियड। अगर आपको मार्केट में एप्पल साल भर मिलता है, टाइम पीरियड है, साल भर मिलेगा, तो सर इसमें अगर मान लो एक महीना रेट बढ़ भी जाए एप्पल का, तो लोग बोलेंगे जा यार नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक। अगर कोई ऐसा चीज है सर, जैसे आम ले लो, मैंगो ले लो सर, सिर्फ 3-4 महीने सीजन में आता है, तो उस टाइम क्या होता है, भले ही प्राइस ज्यादा रहती है तो लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है 4 महीने बाद ये सीजनल है, प्रोडक्ट है, ये मिलेगा नहीं सर। तो उस केस में क्या होता है सर, उस केस में लोग मैंगो ले लेते हैं, भले ही प्राइस ज्यादा होती है, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। तो जो चीज लंबे समय पे आए इलास्टिक, जो चीज शॉर्ट पीरियड पे हो इनइलास्टिक। आया समझ। अगला देखो सर, कंज्यूमर हैबिट। अरे ये तो बहुत अच्छे से समझते हो सर, अगर आपको कोई चीज की हैबिट हो तो उसकी रेट कितना भी बढ़ जाए, डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। एक सिंपल सी बात है, जो लोग चाय पीते हैं, जो लोग कॉफी पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, जितना भी प्राइस बढ़ जाए ये लोग ये चीज नहीं छोड़ पाएंगे सर, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक सर, लोग ये छोड़ ही नहीं पाएंगे। पर अगर कोई चीज मेरे हैबिट की नहीं है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता सर, सिगरेट का कितना भी रेट पड़ जाए मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पीता ही नहीं, तो उस केस में मेरे लिए उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर, इलास्टिक, क्योंकि कितना भी रेट बढ़ जाए मैं उसको लूंगा ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। बट अगर कोई चीज मेरे नीड की है, जैसे मैं चाय बहुत पसंद करता हूँ, कॉफी बहुत पसंद करता हूँ, तो सर इसका कितना भी रेट बढ़ जाए मैं इसको पीऊंगा जरूर, तो ये मेरे हैबिट की चीज है, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। अगला देखो सर, टाइट डिमांड। टाइट डिमांड मतलब एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट की साथ साथ डिमांड चलती है। देखो सर, द डिमांड फॉर दोस गुड्स विच आर टाइड टू अदर इज नॉर्मली इनइलास्टिक।
भैया साथ साथ चलते हैं। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, प्रिंटर एंड इंक कार्टेज। प्रिंटर ले रहे हो तो इंक कार्टेज की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। डिमांड इन इलास्टिक है सर, भले इंक कार्टेज का रेट बढ़ जाए थोड़ी छोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी बोलोगे प्रिंटर को देख के अच्छा लग रहा है छोड़ देते इंक कार्टेज, प्रिंट कैसे करोगे? तो डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक। आया समझ? अगला देखो सर, प्राइस रेंज। अगर कोई चीज, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज बहुत महंगी है या बहुत सस्ती है, अगर कोई चीज बहुत सस्ती है ना सर, बहुत ज्यादा सस्ती है ना, बहुत ही ज्यादा सस्ती है, बहुत ज्यादा ही महंगी है, तो डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब क्यों? देखो सर, एक आदमी अगर 40 लाख की कार ले रहा है तो अगर उसका रेट 41 लाख हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसे ले लेगा, इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। सर अगर कोई 2 रुपए का अमेरिकन डायमंड ले रहा है तो सर अगर वो 3 रुपए भी हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन इलास्टिक। बट जो मिडिल रेंज में चीजें आती है वहां पर डिमांड इलास्टिक हो जाती है सर। कोई मिडिल क्लास और मिडिल टाइप की चीजें जो मिडिल रेंज पे मिलती है, अगर उसका प्राइस एकदम से बढ़ जाए तो लोग उसको छोड़ देते हैं, भाई बोलते हैं छोड़ भाई इसको बाद में ले लेंगे। आया समझ? अचानक से किसी चीज का रेट बढ़ जाए तो प्राइस रेंज। अगला दिया हुआ है सर, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। देखो सर, द डिमांड फॉर चीप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स टू बी यूज टुगेदर विद द कॉस्टलियर प्रोडक्ट विल टेंड टू हैव एन इनइलास्टिक डिमांड। सर एक आध एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल है सर, अपन ज्वेलरी लेने जाते हैं, ज्वेलरी के साथ जो डिब्बा लेते हैं सर, डिब्बा तो चीप ही होता है ना सर। ज्वेलरी कहाँ 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, और जो डिब्बा होता है वो 200, 250, 300, तो जो डिब्बा है वो तो चीप है सर। बट डीप वो चीप होने के बाद भी क्या उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है? यस सर। अब ज्वेलरी लेके हाथ में थोड़ी दौड़ोगे सर, आपको डिब्बा तो चाहिए ना, तो वो डिब्बे की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक कॉम्प्लीमेंट्री है, चीप सस्ता होता है, इनइलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि हमेशा ज्वेलरी के साथ वो चाहिए ही होता है। आया समझ? ये बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। अब मन में ये क्वेश्चन आता है, सर आपने इतना कुछ हमें सिखाया, ये इलास्टिसिटी और इनइलास्टिसिटी हमें क्यों जानने की जरूरत है सर? क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं सर? आप मेरी बात समझो सर, गवर्नमेंट इसके बेसिस में पॉलिसीज बनाती है, आप अपने बिजनेस में इस बेसिस में पॉलिसी बनाते हो। कैसे समझो? अगर कोई चीज की डिमांड इलास्टिक है तो आप उस चीज की प्राइस बढ़ाने घटाने से पहले 10 बार सोचोगे सर, क्योंकि प्राइस बढ़ाए तो डिमांड बहुत कम हो जाएगी। अगर कोई चीज इनइलास्टिक है तो सर आप उसकी प्राइस बढ़ाने के पहले सोचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है सर झक मार के लोग ये चीज लेंगे, मजबूरी है उनकी, उनको लेना पड़ेगा। तो सर ऐसे ही गवर्नमेंट भी बहुत सारी प्लानिंग करती है सर, ऐसे ही गवर्नमेंट भी करती है। जैसे मान लो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सर, मान लो जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? देखती है कि अगर उसकी प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड इलास्टिक होगी कि इनइलास्टिक। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अगर इनइलास्टिक होगी ना तो टैक्सेस बढ़ा देती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल सिगरेट ले लो, सिगरेट में गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाते जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है सर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो भी लोग इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसकी प्राइस बढ़ने दो, डिमांड जितनी भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट इसकी जानती है इसकी डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है, तो गवर्नमेंट इसकी रेट बढ़ाते जा रही है, इस पर टैक्सेस लगाती जा रही है। पर ऐसा कोई चीज जो बेसिक नीड की है वहां पर गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है सर अगर इसको महंगा कर दूंगा तो ये बेसिक मीडियम और लोअर क्लास के लोग इसको कंज्यूम करते हैं, कहां जाएंगे वो लोग? कहां जाएंगे? तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको ये समझना कि कोई गुड्स की डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है, क्योंकि आपके बिजनेस पर्पस में ये बहुत काम आता है। समझ आया? ये पूरा वही चीज जो मैंने आपको समझाया, यही चीज लिखी हुई है, बिजनेस पर्पस के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो सर, अगला दिया हुआ है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बोलता है? सिंपल है सर, जो यहां पर अपन प्राइस पढ़ते थे, प्राइस के बदले इनकम आ गया, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं सर। क्या फॉर्मूला भी वही है? यस सर। क्या इसमें माइनस का साइन होगा? नहीं सर, माइनस का साइन नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना सर, अगर आपका आंसर माइनस में आया, याद रखना सर, अगर आपका आंसर माइनस में आया तो याद रखना ये इनकम और इंफीरियर गुड्स के रिलेशन की बात कर रहा है सर। अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो ये इनकम और नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं सर। सर ये जो आप बोल रहे हो एक बार बताओ ना कैसे? भैया अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, हुआ ना इनवर्स रिलेशन। अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, हुआ ना पॉजिटिव रिलेशन। याद रखियो सर, एग्जाम में ये ध्यान रखना, नहीं तो पता चला आप बोले सर ये समझ नहीं आया, वहां पर चमत्कार हो गया हमारे साथ। ये ध्यान रखना सर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद सर कुछ बातें सिंपल दी हुई है, ये बहुत सिंपल सी बात है, ये बहुत ही सिंपल। अगर आपके इनकम के चेंज होने से डिमांड भी इक्वली चेंज होती है, इक्वल है तो सर इक्वल टू 1। अगर इनकम 1 रुपए से चेंज हुई, डिमांड भी 1 से हुई, इक्वल टू 1। इनकम 1 रुपए से चेंज हुई, डिमांड 2 से चेंज हुई, मोर देन 1। इनकम 1 से चेंज हुई, डिमांड 1 से कम से चेंज हुई तो लेस देन 1। ये तो पहले ही पढ़ चुके हो सर, वही चीज दी हुई है, जहां जहां प्राइस आता था वहां इनकम आ गया, सिंपल। और कुछ थोड़ी बदला है सर, और कुछ नहीं बदला है, वही कंसेप्ट है, वही चीजें है सर। पता नहीं स्टूडेंट कंफ्यूज क्यों होते हैं, अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। याद रखना, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। अगर इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इंफीरियर गुड्स के केस में अगर इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी।
अगर इनकम कम हुई तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। यही तो हम सीख क्या है, पहले जो सिखाया ये वही है, कुछ नया नहीं है। स्टूडेंट नया खोजने जाते हैं, कहां से लाऊं नया, वही तो है भाई। ठीक है, देखो सर फॉर्मूला भी वही है, प्राइस के बदले इनकम आ गया, सेम वही बात है। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये आपको सॉल्व करके भी वही चीजें दिखाया हुआ है, कुछ नहीं है सर नया, कुछ भी नहीं है। अबे कहां से लाऊंगा नया, कुछ है ही नहीं तो। अच्छा इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लो भाई अब इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सर एक ध्यान दो, यहां पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्लस 2.5 आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस में है, प्लस में है मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल गुड्स। और इसके बाद देखो ये सर माइनस में, माइनस में मतलब क्या होगा, इंफीरियर गुड्स। मजा आया ना, प्लस में तो नॉर्मल, माइनस में तो इंफीरियर। सर क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना सिखाओगे, सर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सिखाया है, सेम वही है भाई, प्राइस के बदले इनकम है, कोई चेंज नहीं है, वही तरीके से सॉल्व करना है, कुछ है ही नहीं नया, कहां से सिखाऊं सर। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आए, कोई चीज में क्लियर ना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर हेल्प करूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा मैं हेल्प नहीं करने को तैयार हूं, बट सेम है, एक बार ट्राई तो करो, कैलसी में हाथ चला के तो देखो। सर माइनस में आया इंफीरियर गुड्स, प्लस में आया नॉर्मल गुड्स, याद रखिए सर, नहीं तो बाद में बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगला दिया होगा सर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब देखो कितने प्यार से हमारे मजे लिए जा रहे हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोई चीज नई नहीं है सर, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको डिफाइन करके बताता हूं। सर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब एक्स गुड्स के प्राइस के चेंज होने से वाई गुड्स की जो डिमांड में चेंज आता है, एक्स गुड्स की प्राइस के चेंज होने से वाई गुड्स की जो डिमांड में चेंज आता है, दैट इज नोन एज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर ये तो हम कहीं पढ़े हैं, यस पढ़े, ध्यान दो, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री यही तो था, चाय की प्राइस के चेंज होने से कॉफी की जो डिमांड में चेंज आता है, यही तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी था सर, और कुछ होता ही नहीं है। ये देख लो सब्स्टिट्यूट, ये देख लो, मैं नया कहां से लाऊं, वही है, पता नहीं स्टूडेंट नया ढूंढने जाते हैं, ओ सर नया टर्म मिला क्रॉस इलास्टिसिटी, अरे भाई वही तो बोल रहा है वो सर के एक्स गुड्स के प्राइस के चेंज होने से वाई गुड्स की डिमांड पे, चाय की प्राइस के चेंज होने से कॉफी की जो डिमांड में चेंज आता है वो सब्स्टिट्यूट। अच्छा अब आप बोलोगे सर क्या कॉम्प्लीमेंट्री भी आएगा इसके अंदर, हाँ भाई कॉम्प्लीमेंट्री भी आएगा, ये देख कॉम्प्लीमेंट्री भी आ गया सर, सिंपल सी बात। अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना सर, हमने पहले भी एक चीज सीखी थी, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो देखो सर हमारा कर्व्स अपवर्ड है, और कॉम्प्लीमेंट्री के केस में नेगेटिव रिलेशन होता है, और अगर नेगेटिव रिलेशन है तो डाउनवर्ड है, सिंपल जैसे डिमांड कर्व बनता है, कुछ नया नहीं है सर। फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो मुझसे पूछ लेना। हाँ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है दैट इज इंपॉर्टेंट सर, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसे ना छोड़ियो नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आता है, फिर बाद में मत बोलना कि सर ये चमत्कार हो गया हमारे साथ, ये एग्जाम में आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना सर। एक्स गुड्स की क्वांटिटी और वाई गुड्स की प्राइस, एक्स गुड्स की क्वांटिटी और वाई गुड्स की प्राइस, सिंपल सर, एकदम आराम से याद रखना सर, ये एक्स गुड्स की क्वांटिटी है तो वाई गुड्स की प्राइस, एक्स गुड्स की क्वांटिटी वाई गुड्स की प्राइस, एक्स गुड्स की क्वांटिटी वाई गुड्स की प्राइस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, बाकी फॉर्मूला वही सेम है जो पहले करते थे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी, वही रखते थे, बट एक्स गुड्स की प्राइस वाई गुड्स की क्वांटिटी, याद रखना सर, ठीक है। इसके बाद देखो सर इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, मेरे को लगता है एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है। एक बात समझो, स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं, इधर ध्यान देना, एक बार के लिए इधर ध्यान देना, ठीक है। मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कर्व बना के दिखाता हूं आपको, देखो मैंने क्या बोला, अगर चाय की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अपन ये ले लेते हैं कॉफी की लाइन, ये हो गई कॉफी की लाइन, ठीक है सर, ये कॉफी का डिमांड कर्व, ठीक है, सॉरी ये सब्स्टिट्यूट है ना, तो सर ये कॉफी का डिमांड कर्व, ठीक। अगर कॉफी की डिमांड बढ़ गई तो किस तरफ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट, कॉफी की डिमांड अगर कम हो गई तो किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, यही तो है, यही चीज वो थ्योरी में लिखा हुआ है, यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूं। सर कॉम्प्लीमेंट्री के केस में बताओगे क्या एक बार, ये लो भाई कॉम्प्लीमेंट्री के केस में भी देख लो। सर मैंने क्या बोला, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल कार की डिमांड, सर मैं पेट्रोल कार, ये पेट्रोल कार की प्राइस जो है वो कांस्टेंट रखता हूं, उसको चेंज नहीं करता, पेट्रोल कार की जो डिमांड की बात हो रही है, तो सर ये देखो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल कार की डिमांड कम हो जाएगी, अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ जाएगी, सिंपल यही तो है और कुछ नहीं है, ये इतना ही आसान है,
इतना ही आसान है जितना आसान मैं बता रहा हूं आपको, बट लिखा ये थियोरिटिकल लैंग्वेज में है तो ठीक है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं इसलिए मैंने लिख के दिखा दिया डायग्राम में। डायग्रामेटिक याद रखना आसान होता है, थ्योरी थ्योरी कितना याद रखोगे, ठीक। बट इसके ये जो 4 पॉइंट्स है, मेरे को लगता है ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ये 4 पॉइंट याद रखना चाहिए। पहले देखो सर, इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर द क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट, ये याद रखना सर, प्लीज याद रखना। क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो सर पॉजिटिव एंड लार्ज, नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट है पॉजिटिव एंड स्मॉल, और टोटली अनरिलेटेड है तो जीरो। ये प्लीज याद रख लेना क्योंकि मैं बता रहा हूं एग्जाम में ये इसमें आपकी ले देगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है इनफाइनाइट, क्लोज सब्स्टिट्यूट है पॉजिटिव एंड लार्ज, सर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव एंड स्मॉल, एंड टोटली अनरिलेटेड तो जीरो। समझ आया? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, यही दिया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना। देखो कुछ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, देखो सर एकदम सिंपल है। देखो पॉजिटिव में आंसर आप निकाल सकते हो सर, नहीं आएगा समझ तो पूछ लेना, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, बना के बता दूंगा अगर नहीं समझ आया तो। देखो सर ये पूरा पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा पूरा क्वेश्चन है। पॉजिटिव आया मतलब, पॉजिटिव आया मतलब सर सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव आता तो कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखना। नेगेटिव है, देखो देखो नेगेटिव, अरे तो पूरा ही गोद दिया। देखो सर नेगेटिव आया तो कॉम्प्लीमेंट्री, पॉजिटिव आया तो सब्स्टिट्यूट, ठीक है, याद रखना। ये वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया आपको। उसके बाद अगला देखो सर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अब ये देखो फिर मजाक करता है, ये कुछ नहीं है ना, यहां पर आप जो प्राइस पढ़े, इनकम पढ़े, अब यहां आ गया एडवर्टाइजमेंट, और कुछ नहीं है भाई। सर हम ये बोल रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करने से डिमांड में कितना फर्क पड़ता है, दैट इज नोन एज सर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस यही है, यही है, यही है सर। जनरली ये टिपिकली पॉजिटिव होते हैं क्योंकि जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे एडवर्टाइजमेंट में उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है सर। हायर द वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट ग्रेटर इलास्टिसिटी, ग्रेटर विल बी द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड टू द चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, ये याद रखना। इलास्टिसिटी वही 0 से इनफाइनाइट के बीच में वेरी करती है, इतना ही दिया हुआ है और कुछ है ही नहीं। कहां से लाओगे? सिंपल सी बात है। अब इक्वल टू 1 मतलब सर सिंपल सी बात है, जितना आपने खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट में उतनी डिमांड बढ़ी। मोर देन 1 मतलब सर आपने एडवर्टाइजमेंट में 1 रुपए खर्चा किया तो डिमांड 1 से ज्यादा की बढ़ गई। लेस देन 1 मतलब सर डिमांड, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में 1 रुपए खर्चा किया तो डिमांड में चेंज 1 से कम का आया। इज इक्वल टू 0 मतलब सर आपने क्या बोलते हैं, जितना भी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा किया डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल। आया यहां तक समझ? अब अपन क्या पढ़ेंगे सर, डिमांड फोरकास्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है डिमांड फोरकास्टिंग का, उसके बाद हमारा डिमांड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन को यूटिलिटी और सप्लाई भी पढ़ना है, पर अभी अपना डिमांड वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट डिमांड फोरकास्टिंग ध्यान से सुनो, अच्छे से पढ़ो मेरे साथ बैठ के, और कोई भी डाउट्स आते जाए प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स में तो पूछते जाना, ठीक है। चलो डिमांड फोरकास्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अपना अगला टॉपिक क्या था, डिमांड फोरकास्टिंग। सर डिमांड फोरकास्टिंग वर्ड को समझने से पहले अपन एक फोरकास्टिंग वर्ड को समझते हैं। सर फोरकास्टिंग वर्ड का मतलब सर फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना। सर एक आध एग्जांपल बहुत सिंपल, जैसे अपन ये बोलते हैं ना, जैसे देखना आप वेदर डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं वो ये नहीं बोलते कि अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना है, फोरकास्ट करते हैं, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर से रिलेटेड चीजें प्रिडिक्ट करना। देखो सर forecasting refers to, देखो सर, refers to knowing or measuring the state or the nature of an event or variable before it occurs। अभी हुआ नहीं है सर, अगले 2 दिन की बात हो रही है सर, अगले 2 दिन पानी गिरने वाला है, अभी गिरा थोड़ी क्या सर, अगला 2 दिन आया थोड़ी क्या, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब सर आगे फ्यूचर से रिलेटेड प्रिडिक्ट करना, दैट इज नोन एज फोरकास्टिंग। समझ आया? तो देखो सर फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज एन आर्ट एंड अ साइंस। आर्ट एंड साइंस क्यों सर? फोरकास्ट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रोसीजर होता है, और आर्ट इसलिए बोला जाता है सर, इसको समझना होता है, इसको इंटरप्रिटेट करना होता है, और इंटरप्रिटेट करना एक कला होती है किसी भी चीज को, तो इसीलिए वो आर्ट बोला जाता है। और प्रिडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज एट सम फ्यूचर डेट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर पैटर्न्स। मैं आपको समझाता हूं सर, डिमांड फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल है, जहां पर हम अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को लेके फोरकास्ट करते हैं, क्या मेरे प्रोडक्ट की कोविड के बाद डिमांड रहेगी, नहीं रहेगी, किस टाइप से मार्केट चल रहा है, क्या मार्केट का बिहेवियर है, कैसा चल रहा है अभी सिनारियो, क्या उस बेसिस में दिवाली के टाइम पे अच्छी डिमांड रहेगी प्रोडक्ट की कि नहीं रहेगी, ये सब चीजें। आया समझ? सर ये फोरकास्टिंग इतनी आसान नहीं होती सर। एक बात समझो सर, आप समझो जितना अच्छा आपका फोरकास्ट उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, जितना अच्छा आपका फोरकास्ट उतना अच्छा आपका बिजनेस चलेगा।
जितना बेकार आपका फोरकास्ट उतना आप बिजनेस में डूब जाओगे सर। फोरकास्ट के दम पे बहुत बिजनेस किए जाते हैं सर। लिटरली रियल लाइफ में फोरकास्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है जिसको ध्यान रखना पड़ता है। तो फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है सर। आया समझ? देखो सर यूजफुलनेस, ये जो यूजफुलनेस बोला है ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो सर। अगर आप फोरकास्ट अच्छे से करते हो तो आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फ्यूचर में क्या करना है, इनोवेटिव क्या करना है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सब चीजें अगर आप प्रॉपर फोरकास्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, तो उससे रिलेटेड डिसीजंस ले पाओगे। ठीक है। देखो सर और भी पॉइंट दिए हुए हैं कि सर अगर आपने अच्छा फोरकास्ट किया तो आप अच्छे ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, इस बार बोल रहे हैं कि दिवाली के टाइम ये लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, तो आप ज्यादा गुड्स बना लोगे अगर आपका फोरकास्ट सही है तो, और अगर सही हुआ तो आप प्रॉफिट भी ज्यादा कमा लोगे। ये चीज दी हुई है। और देखो सर, अ गुड फोरकास्ट इनेबल फर्म टू परफॉर्म इफिशिएंट बिजनेस प्लानिंग, क्योंकि अगर आपने सही फोरकास्ट किया तो आप प्रॉपर पहले से प्लानिंग कर लोगे, और अगर आप प्रॉपर पहले से प्लानिंग कर लोगे तो समझो सर आप बाकी लोगों के बिजनेस से अहेड हो जाओगे। देखो सर इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है, रिलायंस इसका अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि देखो सर कोविड के टाइम में रिलायंस की जो प्रॉपर प्लानिंग थी उसके कारण वो बाकी बिजनेस से बहुत आगे निकल गया। बाकी बिजनेसमैन से, आई एम नॉट सेइंग बाकी लोगों ने काम नहीं किया या बाकी लोगों ने पैसा नहीं कमाया, नहीं, बट रिलायंस की जो प्लानिंग थी, फोरकास्ट था, प्रॉपर प्लानिंग थी, उसके कारण सर क्या हुआ, वो बिजनेस में लोगों से आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया रिलायंस। तो सर एक प्रॉपर फोरकास्ट करना बहुत अच्छा जरूरी है सर। अगर आपका फोरकास्ट अच्छा है तो आप अपना फाइनेंस अच्छे से रख सकते हो, अकाउंटिंग अच्छे से कर पाओगे, सब चीजें प्रॉपर हो सकती है सर। आप हर एक चीज को प्रॉपर प्लान कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, मार्केट किस तरफ जा रहा है, कंज्यूमर की डिमांड किस तरफ है, ये सब चीजें होती है सर डिमांड फोरकास्टिंग। समझ आया? बहुत सिंपल है सर फोरकास्ट आगे का प्रिडिक्ट करना कि मेरा बिजनेस कहां जाएगा, कैसे जाएगा, दैट इज नोन एज डिमांड फोरकास्टिंग। समझ आया? आगे देखो सर। अच्छा, क्या सर फोरकास्टिंग में रिस्क भी है? हाँ भाई रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। आपने सोचा था सर कि क्या बोलते हैं इस दिवाली में 100 गुड्स बिकेंगे, बिके 50 ही, हो सकता है आपके फोरकास्ट गलत भी हो जाए। सर आई एम नॉट सेइंग कि फोरकास्ट हमेशा हर किसी के सही ही होते हैं, किसी के सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, ये डिपेंड करता है। बट जिसका जितना एक्यूरेट रहता है वो बिजनेस में उतना प्रॉफिटेबल होता है सर, वो बिजनेस में उतना प्रॉफिट कमाता है। आया समझ? देखो सर स्कोप ऑफ फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी नेशनल इंटरनेशनल लेवल। लो भैया, फोरकास्टिंग सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं होती है सर, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है। हो सकता है सर आपको ये समझ आए कि सर क्या फ्यूचर में गोल्ड की डिमांड फॉरेन मार्केट में भी क्या बढ़ने वाली है, यस सर, उसके बेसिस में भी आप फोरकास्ट कर सकते हो। तो डिमांड फोरकास्टिंग ऐसा नहीं है कि सर आप जहां पर रह रहे हो सिर्फ वहीं की फोरकास्ट करते हो, नहीं सर, आप पूरे मार्केट सिनेरियो को समझते हो, पूरे मार्केट की फोरकास्ट करते हो, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। ये डिपेंड करता है सर आपका बिजनेस कितना बड़ा है, उस लेवल पे आपको फोरकास्ट करना पड़ता है। सर डोमिनोज पिज्जा हट है तो इंटरनेशनल लेवल पे, सर अगर आपका छोटे से किराना दुकान है एक एरिया में, मतलब एक एरिया के वाइज, तो उस एरिया से रिलेटेड आप फोरकास्ट करोगे कि कैसी डिमांड होने वाली है। समझ आया? तो डिमांड फोरकास्ट डिपेंड करता है कि आपका नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ठीक, उसके बाद देखो सर टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, अब बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना सर। टाइप ऑफ फोरकास्ट, सबसे पहला दिया हुआ है मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे मतलब समझ लो पूरे इंडिया लेवल, पूरे इकोनॉमी एज अ होल फोरकास्ट करना, दैट इज नोन एज मैक्रो लेवल। पूरे क्या इंडिया का इन्फ्लेशन रहेगा, क्या इंडिया की जीडीपी रहेगी, ये सब मैक्रो लेवल है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। इंडस्ट्रियल लेवल, सर दो वर्ड का डिफरेंस समझो सर, फर्म और इंडस्ट्री। फर्म वर्ड का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, इंडस्ट्री मतलब सिमिलर टाइप ऑफ फर्म को अपन जब मिला लेते हैं तो वो इंडस्ट्री बनती है। लोगों को इस पे कंफ्यूजन होता है, लोग इसको गलत समझते हैं सर। जैसे मान लो मैं रतन टाटा जी की बात करता हूँ, टाटा स्टील की, तो वो एक फर्म है, पर मैं जितनी भी स्टील इंडस्ट्री सबको मिला दूं तो वो बोली जाती है सर स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्म को मिलाया तो स्टील इंडस्ट्री। सर एक जन की बात हुई तो वो क्या कहलाएगी, फॉर्म। तो इंडस्ट्रियल लेवल, सर ये सोचना पड़ेगा कि इंडस्ट्री लेवल क्या इस बार स्टील की डिमांड है इंडस्ट्री में कि नहीं है, किस टाइप का मार्केट जा रहा है, इंडस्ट्रियल लेवल। फॉर्म लेवल क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया, इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, अगला दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। शॉर्ट पीरियड, सर ये जनरली 1 साल तक होता है, शॉर्ट पीरियड जनरली 1 साल तक। लॉन्ग पीरियड सर 2 से 5 साल तक, लॉन्ग पीरियड 2 से 5 साल तक, शॉर्ट पीरियड जनरली 1 साल तक। याद रखना सर 1 ईयर तक, लेस देन 1 ईयर, और ये सर 2 से 5 साल चलता है सर, और आगे भी जा सकता है लॉन्ग पीरियड, बट बेसिकली 5 साल। ठीक, उसके बाद सर अगला देखो सर डिमांड डिस्टिंक्शन। अब कई कई टाइप के सर ये अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, उनकी अलग अलग टाइप से डिमांड होती है, अपन समझते हैं किस टाइप के गुड्स है सर। देखो सर सबसे पहला दिया हुआ है प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है सर, जिससे हम आगे फर्दर कोई गुड्स बनाएंगे सर, जिसका बेस्ट एग्जांपल प्लांट मशीन ले लो सर, प्रोड्यूसर गुड्स उसी को कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है सर, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं सर जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे मैगी, आप मैगी खा लेते हो, दैट इज नोन एज कंज्यूमर गुड्स। अगला दिया हुआ है सर डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स।
सर ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो लंबा समय तक चलते हैं। सर बेस्ट एग्जांपल है सर फर्नीचर ले लो, लोहे का कोई सामान ले लो, दैट इज ड्यूरेबल गुड्स, लंबा चलेंगे सर। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स है सर जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल ले लो दूध, ब्रेड, ठीक है, इन सब चीजों को लोगे, बटर वगैरह, ये सब नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखो सर डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है? जहां पर एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड जनरेट होती है। सर क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री टाइप के हैं? यस सर। एग्जाम्पल, अगर कार है तो पेट्रोल की डिमांड है, पेट्रोल है तो कार की डिमांड है, सर डिराइव डिमांड। अगला है ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस मतलब सर जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, सबकी इंडिविजुअल डिमांड है। सर आप लाइफ इंश्योरेंस कराओ ना कराओ वो आपकी इच्छा है, मतलब ट्यूशन पढ़ते पढ़ते लाइफ इंश्योरेंस कराना कोई कंपलसरी नहीं है सर। लाइफ इंश्योरेंस अलग चीज है, ट्यूशन पढ़ना अलग चीज है। ऑटोनोमस डिमांड, ये दोनों अलग अलग चीज है। ऑटोनोमस मतलब इंडिविजुअल, डिराइव मतलब दोनों कनेक्टेड। उसके बाद देखो सर डिमांड फॉर फर्म प्रोडक्ट और इंडस्ट्री प्रोडक्ट। सर फर्म प्रोडक्ट मतलब एक इंडिविजुअल फर्म की प्रोडक्ट की डिमांड, और इंडस्ट्री डिमांड मतलब सर पूरे इंडस्ट्री में स्टील की बहुत ज्यादा डिमांड है, दैट इज इंडस्ट्रियल डिमांड। अब मान लो मैं फर्म की बोलूं तो मान लो रतन टाटा जी जो बनाते हैं स्टील में, मान लो स्टील का जो वो कोई भी आइटम बनाते हैं तो उन्हीं के प्रोडक्ट की डिमांड होती है, तो वो फर्म के प्रोडक्ट की डिमांड। और इंडस्ट्रियल लेवल पे भैया पूरे स्टील इंडस्ट्री में स्टील की बहुत डिमांड है, तो वो इंडस्ट्रियल लेवल पे डिमांड होती है। आया समझ? अगला देखो सर शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, मैंने अभी आपको समझाया। लॉन्ग रन डिमांड मतलब लंबे समय के लिए डिमांड चलना। जैसे बेसिकली आज देखो सर, जब से चीजें कोविड के बाद ऑनलाइन हुई है तो सर कहीं ना कहीं ऑनलाइन चीजों की डिमांड बहुत बढ़ गई है सर। ऑनलाइन फैसिलिटीज, ऑनलाइन सर्विसेज, इन सब चीज की डिमांड बढ़ गई है और ये लॉन्ग रन चलेगा। शॉर्ट रन मतलब कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट रन में, जैसे लॉकडाउन के टाइम मैगी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी, तो शॉर्ट रन डिमांड, ये कई बार सिचुएशन टू सिचुएशन होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। आया समझ? आगे देखो सर, आगे दिया हुआ है आपको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल मतलब जो टिकते नहीं है। सबसे पहला दिया हुआ है डिस्पोजेबल इनकम। सर आपके पास पैसा कितना है? अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तभी सर ये जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। जैसे ब्रेड, मिल्क, बटर, सैंडविच, कोल्ड कॉफी, ये सब जो आप पीने जाते हो या ये सब जो चीजें आप खाने जाते हो, तो सिंपल सी बात है सर, ये सब डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप डेली बेसिस में ये चीज कंज्यूम कर सकते हो, पैसे कम है तो डेली बेसिस में नहीं कर पाओगे, डिस्पोजेबल इनकम। अगला दिया हुआ है प्राइस। सर इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा महंगा होगा तो सर सिंपल सी बात है, हम इसको कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर नॉमिनल रेट पे रहता है तो हम इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे वड़ा पाव लोग डेली बेसिस पे कंज्यूम कर लेते हैं। प्राइस। अगला है सर डेमोग्राफी। ये भी बहुत फर्क पड़ता है सर, किस टाइप की पॉपुलेशन है, नॉर्थ में रहते हो, साउथ में रहते हो, सेंट्रल में रहते हो, अलग अलग एरिया, अलग अलग जगह, और उसके बेसिस में अलग अलग डिमांड होती है सर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। एग्जाम्पल, सर मुंबई तरफ वड़ा पाव वगैरह बहुत खाते हैं, ठीक है। आप अगर यही चीज साउथ में चले जाओ तो साउथ में इडली सांभर ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं। नॉर्थ में चले जाओ तो वहां नाश्ते का तरीका अलग है, तो सब जगह अलग अलग होता है। डेमोग्राफी, इससे भी फर्क पड़ता है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड में। समझ आया? बहुत सिंपल है सर, ये बहुत सिंपल। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगला देखो सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर ड्यूरेबल। अब ये ड्यूरेबल बोले तो जो लंबे समय तक टिकते हैं, इनके साथ देखो क्या कहानी है। अ कंज्यूमर कैन पोस्टपोन द रिप्लेसमेंट ऑफ द ड्यूरेबल गुड्स। ये तो सबसे मेन बात है सर। मान लो आपके पास कार है, अब मान लो कोविड का टाइम आया तो पैसे खत्म हो गए, तो क्या कार को आप पोस्टपोन कर सकते हो, चल यार बाद में कार चेंज करेंगे? यस सर, इससे फर्क पड़ता है। अगला देखो सर, दिस गुड्स रिक्वायर स्पेशल फैसिलिटी फॉर देयर यूज। एग्जैक्टली सर, ये जो ड्यूरेबल गुड्स है इनको यूज आप तभी कर पाओगे जब इनसे रिलेटेड फैसिलिटी हो। बहुत प्यारा एग्जांपल है सर, एसी का यूज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है सर। समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी है तो एसी का यूज होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अगला देखो सर, a consumer durables are used by more than one person. The decision to purchase may be influenced by family characteristics like income of the family, size, age of... ये बहुत सिंपल सी बात दी हुई है सर। सर कार लेना है आपको, पर वो कार लेने का डिसीजन ना सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता सर, आपकी फैमिली में जितने लोग हैं सब मिलके सोचते हैं और डिसाइड करते हैं। पूरे लोगों के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि सर उस गुड्स की डिमांड होगी कि नहीं होगी, जरूरत है अभी कि नहीं है। आगे देखो सर, अगला दिया हुआ है रिप्लेसमेंट डिमांड इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल डिमांड फॉर ड्यूरेबल्स। रिप्लेसमेंट डिमांड मतलब समझो सर, अगर मान लो मेरे को ये पेन से दूसरे पेन को रिप्लेस करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती तो डिमांड ज्यादा रहेगी कि चल यार ला यार रिप्लेस कर देता हूं। बट अगर मेरे को ये पेन से दूसरे पेन को रिप्लेस करने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं तो फिर उस केस में लोग थोड़ा रुक जाते हैं कि नहीं भाई बहुत पैसा लग रहा है रिप्लेस करने में, चल बाद में देख लेंगे। ठीक है, इंडिया में यही होता है। अगला देखो सर, डिमांड फॉर कंज्यूमर वेरिएबल ड्यूरेबल्स इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर प्राइसेस। मैंने आपको पहले ही बताया सर, प्राइसेस में बहुत फर्क पड़ता है। और क्रेडिट फैसिलिटी, 0% फाइनेंस में लोग इजी 50-60 हजार का फोन ले सकते हैं। अगर क्या बोलते हैं 0% फाइनेंस में नहीं है तो लोगों को 50-60 हजार रुपए एक बार में देने में दिक्कत आती है। प्राइसेस से भी बहुत फर्क पड़ता है सर।
जैसे अभी दिवाली का टाइम आ रहा है तो डिस्काउंट वगैरह लगते हैं, तो सर उस टाइम डिमांड बढ़ जाती है। अगर डिस्काउंट्स वगैरह कुछ नहीं रहते, प्राइसेस हाई रहती है, तो सर उस टाइम डिमांड कम रहती है। बहुत सिंपल सर। उसके बाद अगला देखो सर, फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स। अब किसकी बात हो रही है? प्रोड्यूसर गुड्स। पहले तो ये समझो प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं सर जिनसे हम आगे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल प्लांट एंड मशीन है, जिनसे हम आगे फर्दर गुड्स बनाएंगे सर। तो जो प्रोड्यूसर गुड्स हम खरीदते हैं, वो प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड, मतलब कैपिटल गुड्स भी बोल सकते हैं उनको सर, इनकी डिमांड किस चीज पे डिपेंड करती है सर? ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। मेरे को लग रहा है कोविड के बाद हमारी जीडीपी 20% से बढ़ रही है सर। अगर हमारी जीडीपी 20% से बढ़ रही है, मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है। मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है, तो मेरे को लग रहा है मैं अपने बिजनेस में नई नई मशीन लेके आता हूं, ताकि और बनाऊंगा और बेचूंगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, मेरे को लग रहा है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है सर। दूसरा देखो सर, नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी। सर मान लो मैंने जो मशीन लेके आई है वो एक बार में 1 लाख यूनिट बनाती है, और मान लो मार्केट में डिमांड सिर्फ 10,000 की है, तो उस केस में मेरे को नई मशीन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मान लो मेरी मशीन सिर्फ 5,000 यूनिट बनाती है और मार्केट में डिमांड सर 10,000 यूनिट की है, तो फिर मेरे को मशीन लाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये किस चीज पे डिपेंड हो रहा है सर? कि आपकी मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। अगर आपकी मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है तो आपको मशीन कम लाना पड़ेगा, कम है तो ज्यादा लाना पड़ेगा। ये इस पे भी डिपेंड करता है। समझ आया? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है सर। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था सर क्या लेबर के बेसिस में नहीं हो सकता? आपने तो सिर्फ मशीन मशीन बोला। नहीं सर, लेबर बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी चीजें लेबर बेसिस पे चलती है सर, तो लेबर बेसिस पे भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा मार्केट में, अगर कैपिटल गुड्स की डिमांड ज्यादा है तो हम लेबर से ज्यादा काम कराते हैं, अगर मार्केट में कैपिटल गुड्स की डिमांड कम है तो हम लेबर से कम काम कराते हैं। समझ आया? अगला देखो सर, मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। क्या क्या तरीका है जिससे हम डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं? देखो सर, सबसे पहला दिया हुआ है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। बहुत आराम से समझना सर। सर्वे मतलब सामने से जाके चीजें समझना, सर्वे करना, पहचानना कि क्या चल रहा है। बायर इंटेंशन मतलब जो लोग गुड्स बाय कर रहे हैं उनकी सोच का सर्वे करना। वो क्या सोचते हैं गुड्स से रिलेटेड, वो क्या समझ रहे हैं गुड्स से रिलेटेड, वो क्या चाहते हैं गुड्स से रिलेटेड। दैट इज नोन एज सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। अब देखो सर, द मोस्ट डायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिमांड, एस्टिमेट करना डिमांड इन द शॉर्ट रन, इज टू आस्क कस्टमर भैया वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे आर प्लानिंग टू बाय ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग टाइम पीरियड, यूजुअली ईयर। वो क्या सोच रहे हैं, कौन सा गुड्स लेना चाहते हैं, कौन सा नहीं लेना चाहते हैं, किस चीज की डिमांड करेंगे, क्या नहीं, उनके दिमाग को समझना। दैट इज नोन एज सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। देखो सर, यहां पर अपन के पास फॉलोइंग मेथड्स है जिससे अपन सर्वे कर सकते हैं। पहला देखो सर, कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड। कंप्लीट एन्यूमरेशन मतलब जाके उनसे सीधा, एन्यूमरेशन वर्ड का मतलब होता है सर उनसे क्वेश्चंस पूछना। एन्यूमरेशन वर्ड का मतलब होता है क्वेश्चंस पूछना, उनसे इंटरव्यू लेना, क्वेश्चंस पूछना कंज्यूमर से। दूसरा, सैंपल सर्वे मेथड। यहां पर क्या करते हैं, हम पूरे एक एक कस्टमर से जाके नहीं पूछते, 100 में से 10 कस्टमर को उठाए वो 10 कस्टमर से पूछते हैं। दैट इज नोन एज सैंपल सर्वे मेथड। तीसरा दिया हुआ है एंड यूज मेथड। सर उस प्रोडक्ट का क्या यूज होने वाला है, कौन उसको यूज करेगा, किस कस्टमर किसके पास वो जाएगा, उनसे जाके पता करना। दैट इज नोन एज एंड यूज मेथड। जहां पर फाइनल कस्टमर जिनके पास ये गुड्स पहुंच रहा है उनसे जाके क्वेश्चन करना, उनसे जाके सर्वे करना। आया समझ? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है। Thus, under this method, the burden of forecasting is put on the customer. हम किससे पता कर रहे हैं सब चीज? कस्टमर से। कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, ये पूरा मेथड किस पे फोकस करता है? कस्टमर पे। याद रखना सर। अगला दिया हुआ है सर कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। अब ये जो कलेक्टिव ओपिनियन मेथड है ना सर, यहां पर कस्टमर नहीं आते। देखो यहां पर कौन आता है, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड भी बोला जाता है इसको, और ग्रास रूट अप्रोच। सर यहां पर क्या होता है, जो सेल्समैन है जो कस्टमर से जाके टकराते हैं, वो सब सेल्समैन से ओपिनियन ली जाती है। ध्यान से सुनो सर, यहां पर कस्टमर नहीं आते। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में जितने भी सेल्समैन हैं उन सेल्समैन से सब ओपिनियन ली जाती है कि भाई आपने जाके कस्टमर से टकराया, आपको क्या लगता है कस्टमर क्या बोल रहे हैं, किस टाइप का डिमांड कर रहे हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं प्रोडक्ट में। दैट इज नोन एज कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। यहां पर सेल्समैन से पता किया जाता है कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या सोच रहे हैं, वो प्रोडक्ट क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। समझ आया? एकदम सिंपल सर। यहां पर डिमांड किस बेसिस में होती है कि जो सेल्स बंदा है उसके बेसिस में डिसाइड किया जाता है। याद रखना सर, सेल्समैन के बेसिस में, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कस्टमर से टकराता है। उसके बाद अगला दिया हुआ है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। सर ये क्या होता है? एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब क्या होता है, यहां पर ना सेल्समैन है ना कस्टमर है, यहां पर हम कुछ स्पेशलाइज्ड बंदे जो स्पेशलाइज्ड है, जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, उन्हें बैठाते हैं और उन्हें पूछते हैं सर कि अगले 1 साल में या अगले कुछ टाइम पीरियड में मार्केट कहां जाएगा,
किस टाइप की मार्केट में डिमांड होगी। सर बड़े बड़े कई एक्सपर्ट होते हैं जो बताते रहते हैं सर कि कोविड के बाद ये कार का मार्केट अच्छा रहेगा, स्टील का मार्केट अच्छा रहेगा, सोना चांदी का अच्छा रहेगा। ये जो एक्सपर्ट लोग है ना, इनसे जो ओपिनियन ली जाती है दैट इज नोन एज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। वेरी सिंपल। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं, इनसे बैठा के ओपिनियन ली जाती है। आप बोलोगे सर इनसे क्यों ली जाती है? इनके एक हाँ या नहीं से बहुत सारी चीजें बदल जाती है सर, क्योंकि उसी के बेसिस में फर्म डिसाइड करती है कि हमें क्या काम करना है। भैया एक्सपर्ट बोल रहा है कि सोना चांदी नहीं बिकेगा, तो मैं सोना चांदी और स्टॉक में रख के करूंगा क्या? उसकी बात सुनूंगा ना सर। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड आया समझ? एकदम सिंपल। उसके बाद अगला देखो सर, स्टैटिकल मेथड। सर ये स्टैटिकल मेथड क्या होता है सर? ये स्टेटा से रिलेटेड रहता है। स्टेटा मतलब यहां पर ग्राफ्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, इनसे हम प्रोजेक्शंस करते हैं कि सर डिमांड कैसी जा रही है। आप कभी अगर शेयर मार्केट देखे हो तो शेयर मार्केट में ऐसे ग्राफ्स बने होते हैं, लाइंस बनी हुई होती है, बार डायग्राम बने हुए होते हैं। उनके बेसिस में जो एनालिसिस करना कि डिमांड कैसी रहेगी, दैट इज नोन एज स्टैटिकल मेथड। इसके अंदर देखो सर, ट्रेंड प्रोजेक्शन। ट्रेंड प्रोजेक्शन मतलब अगर ग्राफ बढ़ रहा है तो इट मींस कि सर आगे भी डिमांड बढ़ने वाली है, अगर ग्राफ गिर रहा है तो इट मींस कि आगे भी डिमांड गिरने वाली है। ट्रेंड प्रोजेक्शन, किस टाइप का मार्केट में अभी ट्रेंड चल रहा है, उसके बेसिस में डिसाइड करना कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी। उसके बाद सर ट्रेंड प्रोजेक्शन के अंदर सबसे पहला दिया हुआ है ग्राफिकल और फिटिंग ट्रेंड। सर ग्राफिकल या देखो सर, ग्राफिकल तो हर कोई देखा है सर, ग्राफिकल ग्राफ्स के फॉर्म में बना हुआ है, बॉक्सेस के फॉर्म में बना हुआ है, ग्राफ सब देखे सर। ये जो फिटिंग ट्रेंड स्क्वायर है, ये ली स्क्वायर मेथड है, ये बेसिकली सर मैथ्स में बहुत रहता है। यहां पर क्या होता है, कुछ मैथ्स के इक्वेशंस यूज किए जाते हैं और इक्वेशंस यूज कर करके ये देखा जाता है कि सर की कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी जनरेट होगी। सर ये मैथमेटिकल है। आप लोग जब अभी क्या बोलते हैं यही सीए फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ोगे तो मैथ्स में जो मैथ्स वाले सर रहेंगे ना, उनसे ये चीज पूछना, ये बहुत अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होता है सर, ली स्क्वायर मेथड। आया समझ? देखो लिखा हुआ है भी सर, इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसीजर है, ये मैथमेटिकल है। ठीक। उसके बाद अगला देखो सर, रिग्रेशन एनालिसिस। सर रिग्रेशन क्या, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये मैथ्स वाला है। यस सर ये भी मैथ्स वाला है। यहां पर भी अपन रिग्रेशन की इक्वेशन बनाते हैं, जहां पर एक डिमांड लेते हैं और उससे जितने रिलेटेड वेरिएबल्स है जिससे डिमांड को फर्क पड़े, उन सब वेरिएबल्स को कनेक्ट करके हम रिग्रेशन की इक्वेशन बना के चेक करते हैं कि कितना हमारी डिमांड को फर्क पड़ेगा। ये भी मैथमेटिकल चलता है सर, रिग्रेशन एनालिसिस। पर फिर भी मैंने आपको एक बार शॉर्ट में ये बता दिया कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद अगला देखो सर, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है सर? जहां पर हम क्या करते हैं, कुछ कस्टमर्स और कुछ मार्केट, कुछ पोर्शन ऑफ द मार्केट में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? हम प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेटिव करके, या फिर प्रोडक्ट की प्राइस कम करके या बढ़ा के, या फिर कुछ एडवर्टाइजमेंट या नई स्कीम्स लाके, दैट इज नोन एज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। जैसे बाय वन गेट वन, मतलब अभी 2000 की शॉपिंग करो तो 1000 की शॉपिंग फ्री हो जाएगी। इस टाइप के अपन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि डिमांड कहां जाएगी हमारे प्रोडक्ट की, अगर हम इस टाइप के कुछ स्कीम्स लाएं या कोई चीजें करें। दैट इज नोन एज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। सर ये मिनिमम लिमिटेड लेवल पे होता है, ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं करते, क्योंकि पता नहीं होता है कि फेलियर होगा कि सक्सेस होगा। तो पहले एक्सपेरिमेंट लिमिटेड लेवल पे होता है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो फिर पूरे लेवल पे हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। समझ आया? सिंपल है सर, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी सिंपल। आया समझिए? उसके बाद अगला देखो सर, बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। सर दिस मेथड सजेस्ट टिल नाउ दे आर रिलेटेड विद द प्रोडक्ट कंसर्न। दिस मेथड आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू प्रोजेक्ट द पास्ट इनटू द फ्यूचर। बैरोमेट्रिक, सर बैरोमेट्रिक क्या होता है? जहां पर पास्ट में क्या हुआ उसके बेसिस में फ्यूचर में क्या होगा ये डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, कोविड की फर्स्ट वेव आई, फर्स्ट वेव के बाद किस टाइप का मार्केट चला दिवाली में, उसी के बेसिस में ये डिसाइड किया जाता है कि सर सेकेंड वेव के बाद दिवाली में कैसा मार्केट चलेगा। बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, पास्ट के एक्सपीरियंस को लेके हम फ्यूचर में कि किस टाइप से डिमांड चल सकती है वो प्रिडिक्ट करते हैं। समझ आया? बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, वेरी सिंपल सर। ठीक है। इसमें और तो ये जो दिया हुआ है सर, लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर्स, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी सर, बहुत सिंपल है। ये वैसे आगे कवर भी है बट फिर भी मैं आपको एक बार यहीं पर बता देता हूं सर। लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब जो पहले से कोई चीज होने के पहले बता दे सर, लीडिंग, लीडिंग नाम ही है। लैगिंग मतलब कोई चीज होने के बाद पता चले, वो लैगिंग होता है। और कोइंसिडेंटल मतलब साथ साथ हो रहा है और समझ आ रहा है, हो रहा है और समझ आ रहा है, दैट इज नोन एज कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स। कोई भी ऐसा इंडिकेटर जिससे तुरंत तुरंत रिजल्ट दिख जाए वो कोइंसिडेंटल। लीडिंग मतलब कोई चीज इंडिकेट पहले से हो रही है, वो लीडिंग है। लैगिंग मतलब कोई चीज पहले हो गई है, उसके बेसिस में डिमांड में फर्क पड़ रहा है, दैट इज लैगिंग। समझ आया? ये 3 वर्ड है सर, 3 वर्ड। ठीक। इसके बाद सर ये हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद अपन को सर कंज्यूमर बिहेवियर और वो अपन को सप्लाई वाला चैप्टर करना है।
यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो, आप बिंदास पूछ सकते हो, कोई टेंशन मत लेना, कमेंट बॉक्स में करना और आराम से पूछते जाना। फ्रेंड्स तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। और लिटरली इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि अभी हमें पूरा इकोनॉमिक्स साथ में पढ़ना है, तो पूरा मेरे साथ साथ कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर टेंशन नहीं रहेगी आपको इकोनॉमिक्स और बीसीके की। ठीक है, चलो सर तैयार हो जाओ, फटाफट पढ़ते जाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू।